तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपक अग्रवाल। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ आपका फेवरेट चैप्टर है जो आप सबको बहुत पसंद आएगा और इसमें काफ़ी बच्चों को डिफिकल्टी भी आती है, बट कैन यू गेस इट इज़ द वेरी फेवरेट चैप्टर ऑफ योर बायोलॉजी। झूठ बोल रहा है। दैट इज हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। अब इसमें क्या होगा, इसमें मैंने आपके लिए एक शॉर्ट नोट्स बना दी है जो हम डिस्कस करेंगे। उससे आपको बहुत इजीनेस आएगी कि आप कैसे उसे कर सकती हैं और अच्छे से करेंगे। सच्ची शुक्र है। एंड वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स एज वेल। नई नई टॉपिक्स पे वीडियोस आती रहेंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और आप साथ साथ क्वेश्चन के आंसर क्वेश्चन पूछते रहना नीचे। और अगर आप किसी का क्वेश्चन आता है, आंसर आता है, तो उसका आंसर भी देना साथ साथ। ओके, आज हम बहुत ईजी वे में करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एक बार पूरी देखना। मैंने कहीं पढ़ा था कि बेसिकली ये जो चैप्टर है काफ़ी बच्चों का, काफ़ी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। मुझे समझ में नहीं आया इसमें मुश्किल क्या है। मैंने अभी पढ़ा है, इसे बहुत ईजी चैप्टर है अब तक का और रिलेटेड टू आवर एवोल्यूशन है। तो मैं इस वीडियो में बेसिकली आगे जाके ना या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा आपको। आप एक बार वो प्रैक्टिकल वीडियो, ये हमारे चैनल की वीडियो नहीं है, बट एक बार आप उस वीडियो को देखना। उस वीडियो में आपको बहुत प्रैक्टिकल वे में नज़र आएगा कि हाउ टू सोल्व द हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन। मतलब कि आप उस हिस्ट्री को, जो आपकी मिस्ट्री बनी हुई है दिमाग में कि आपको वो डिफ़िकल्ट लगता है, आपको वो इतना इजी लगेगा। आई विल क्रिएट इट द वेरी इजी वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड आई विल क्रिएट अ वेरी इजी सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम। आप बस ध्यान से इसे पढ़ना, आप बस मेरे को सुनते रहो। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। अभी आपको मतलब नोट्स इन द सेंस नोट्स तो अलग से नहीं होंगे, आपको इसी वीडियो में आपको नोट्स मैं देता रहूँगा। इसी वीडियो में आप देख लेना, नोट्स होंगे आपके पास। चलो अब जल्दी शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम एंड हियर वी गो। यस, ओके, सो हम आते हैं बेसिकली एवोल्यूशन के ऊपर। तो एवोल्यूशन में पढ़ा हुआ है कि बेसिकली एवोल्यूशन क्या होता है। एवोल्यूशन मतलब इसे इवोल्व समझो। इवोल्व फॉर्मेशन मतलब एक ऐसी जनरेशन की फॉर्मेशन होना जो इवोल्व हो चुकी है। एवोल्यूशन मतलब कि एक पर्टिकुलर चीज़ से एक दूसरी चीज़ बन जाना विद सम वेरिएशंस एंड म्यूटेशंस इज नोन एज एवोल्यूशन। हे भाई वी गो। हमें पता है एवोल्यूशन, आपको क्या नहीं बता रहे हो, क्या नहीं बात है इसमें। हमें पता है कि एवोल्यूशन, जब हम पहले मॉन्कीज थे अब हम ह्यूमंस बन चुके हैं, उसमें एवोल्यूशन सिर्फ इतना नहीं होता। एवोल्यूशन मतलब कि होल एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स, एवोल्यूशन ऑफ द ट्रीज, एवोल्यूशन ऑफ द ओशंस, एवोल्यूशन ऑफ द इंसेक्ट्स एंड एवोल्यूशन ऑफ द आर्थ्रोपोड्स। एवोल्यूशन को आप जब समझोगे ना तो आप खुद कहोगे कि क्या पढ़ाया है। एवोल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी करते हैं। तो एवोल्यूशन में हमारे पास क्या आती है, the changing in the generation of a particular living organism that can easily evolve itself by the mechanism of mutation and variation। मेरा ये कहने का मतलब है कि एवोल्यूशन वो चीज़ होती है जिसमें हम म्यूटेशन या वेरिएशन करके, चेंजेस करके एक जनरेशन को दूसरी जनरेशन में वेरिएट कर सकते हैं। और ये नेचुरल सिलेक्शन के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट नहीं, फॉलो करना चाहिए। ओके, तो आप कहोगे कि अब तक तो हमने ये सब पढ़ा भी नहीं है, नेचुरल सिलेक्शन वगैरह, तो आप सबसे पहले इस पर कैसे आ गए। आई एम जस्ट गिविंग एन ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर सो दैट यू मे नॉट फील अनकंफर्टेबल कि हमें क्या ही बता दिया ये। मैं आपको पहले एक ओवरव्यू दे रहा हूँ पूरा का पूरे चैप्टर का, सो दैट कि आपको पता चल जाए कि क्या होगा इस चैप्टर में और कैसे होगा, और आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये एवोल्यूशन चैप्टर इतना ईजी है, मैं आपको इतना ईजी समझाऊंगा इसे कि आप कहोगे कि खुद की हमें इससे पहले हुआ क्यों नहीं है। बहुत ईजी चैप्टर है। इंट्रोडक्शन में आते हैं। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या होती है, मैंने आपको बोला है नाम में सब कुछ है। बायोलॉजी एवोल्यूशनरी ऐसी स्टडी ऑफ साइंस विच बेसिकली डील्स विद द हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स इन द अर्थ और ऑन द अर्थ विद द वेरिएशंस एंड म्यूटेशन इज नोन एज एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ऐसी स्टडी ऑफ साइंस या हिस्ट्री भी बोल सकते हैं, बिकॉज हम यहाँ पे हिस्ट्री की बात कर रहे हैं ना। हिस्ट्री इज समथिंग दैट वी आर गोइंग इन टू पास्ट, वो चाहे साइंस से रिलेटेड हो चाहे हिस्ट्री से रिलेटेड हो। तो हम साइंस भी कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ साइंस भी हो सकती है, वरना स्टडी ऑफ हिस्ट्री भी हो सकती है। डेट डील्स विद लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, जो हमारी लाइफ फॉर्म, बायोलॉजी लिविंग फॉर्म्स, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो ऐसी साइंस और ऐसी हिस्ट्री जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ओरिजिनेशन पे वर्क करे, ओरिजिनेशन पे डील करे, उसे बोलते हैं एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। अब एवोल्यूशन इज चेंज, मैंने आपको बोला ना, एवोल्यूशन मतलब इवोल्व मीन्स टू चेंज, अपने जनरेशन के साथ साथ चेंज होना। वैसे ही एवोल्यूशन इज द चेंज, द वर्ड विच इज बेसिकली चेंज इन फ्लोरा एंड फोना। ये बेसिकली दिखाता है कि एवोल्यूशन इज द स्टडी, और एवोल्यूशन एक हम कह सकते हैं इज द प्रोसेस विच अंडरगोज द चेंज इन द फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा मीन्स होता है प्लांट, फोना मीन्स होता है एनिमल, उनके लिए जिनको नहीं पता होगा। बट ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ, कब हुआ, तो मैंने जैसे कि लिखा है ये 2 अरब साल पहले हुआ। डेट इज 20 बिलियन ईयर्स एगो। 20 बिलियन, 20 बिलियन एंड 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 lakhs, विच बेसिकली मीन्स कि ये हो गया 200 करोड़।
और 200 करोड़ को हम 2 अरब भी बोल सकते हैं। तो 2 अरब साल पुरानी है हमारा यूनिवर्स। लेकिन अभी क्या है, 2 अरब साल पुराना हमारा यूनिवर्स है, जो कि बहुत ओल्ड है, जो कि बहुत वास्ट है, और क्या है 20 बिलियन ईयर्स एगो पुराना है, जिसमें के अंदर स्टार्स है। यूनिवर्स इज अ कंपोजिशन ऑफ ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज कंटेनिंग स्टार्स, क्लाउड, गैसेज एंड डस्ट। अगर मैं ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ तो आई एम रियली सॉरी, मैं आप धीरे बोलने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे पहले भी कमेंट्स आए हैं कि मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ। मैं अभी धीरे बोलने की कोशिश करूँगा ताकि आप सभी समझ जाओ। यूनिवर्स एक ऐसे ओल्ड और वास्ट ये एक हिस्ट्री है that deals with different type of galaxies, stars, clouds of gases, dust and different type of particulate matter and the air particles being present inside the space. Space हम उसे कहते हैं जहाँ पे वैक्यूम हो, और एटमॉस्फेयर हम उसे कहते हैं जहाँ पे एटम्स हो, जहाँ पे एटम हो, एटम स्फेयर, एटमॉस्फेयर, स्फीयर मीन्स द रीजन कंटेनिंग एटम्स। तो एटमॉस्फेयर वो ब्लैंकेट है जिसमें हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज हैं अर्थ के अंदर। लेकिन स्पेस एक ऐसा वैक्यूम है जो यूनिवर्स में फैला हुआ है हर जगह, कंपोजिंग ऑफ ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, स्टार्स, क्लाउड्स, गैसेज, डस्ट, एयर पार्टिकल्स, एस्ट्रॉइड्स, मीटियोर्स। ये सब के सब कुछ नहीं है, ये प्लैनेट्स ही हैं। प्लैनेट्स आर द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज और डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक पार्टिकल्स विच आर बीइंग प्रेजेंट इन द स्पेस। रॉक पार्टिकल्स कंबाइन करते हैं विद ग्रेविटेशनल फोर्स। बिग बैंग थ्योरी पढ़ी आपने, अब पढ़ेंगे। बिग बैंग थ्योरी क्या है? ओरिजिनेशन ऑफ यूनिवर्स, एक ऐसी थ्योरी जो हमें ओरिजिनेशन के बारे में बताए। इसका भी लिंक मैं आपको डाल दूंगा, आप प्लीज़ उसे जरूर चेकआउट करना, आपको बहुत मज़ा आएगा देखने में। तो प्रैक्टिकल वे, कम ऑन, ठीक है, आपको बहुत मज़ा आएगा सच में। ये एक ऐसी प्रैक्टिकल वे है जिससे आप देखोगे कि सच में हमारी धरती कैसी दिखती थी और कैसी दिखती है। दिखती थी मतलब बहुत 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 साल पहले हमारी धरती, हमारी पृथ्वी, हमारी यूनिवर्स कैसा दिखता था, बीच में कैसा दिखता था, ओरिजिनेशन कब हुई और क्या हुआ। मैं इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, प्लीज़ गो एंड चेक आउट। इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर करना। बिग बैंग थ्योरी ये एक ओरिजिनेशन ऑफ लाइफ है। बिग बैंग थ्योरी क्या थी? बिग बैंग थ्योरी एक ऐसी थ्योरी जो एक्सप्लेन करती है द ओरिजिनेशन ऑफ यूनिवर्स ड्यू टू द एक्सप्लोजन बीइंग हैपेंड इन द यूनिवर्स ड्यू टू द वेरियस टाइप ऑफ गैसेस व्हेन कंबाइंड टुगेदर देयर मॉलिक्यूल्स वर गेटिंग वेरी एक्साइटेड एंड डीपर इन द एक्साइटेड स्टेट। मैंने इसके बारे में भी आपको समझाया हुआ है बहुत सी वीडियोज़ में, अगर आप चाहो तो मैं उसको लिंक दे दूंगा आई बटन में, और प्लीज़ आप उसको गो थ्रू करना, चेकआउट करना। इसमें सारी वीडियोज़ आपको ऐसी मिलेगी जिसमें आप ड्रीम कर पाओगे कि आपने धरती में ऐसा कुछ देखा है। आप मेरे शॉर्ट जरूर देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। तब तक मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्स में जो भी टेम्परेचर होता है, यानी कि यूनिवर्स में अगर यूनिवर्स एक्सपैंड करने लगा, मैंने आपको बताया ना कि मॉलिक्यूल्स जो थे वो बहुत एक्साइटेड स्टेट में आ गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो गैसेस कंबाइन हुई उससे एक बहुत ही बड़ा क्लस्टर बन गया, बहुत ही बड़ा रॉक पार्टिकल का क्लस्टर्स बन गया, बहुत ही गैसेस का मिक्सचर बन गया। और क्या हुआ, अचानक से जब वो हायर स्टेट में आए तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। और उस ब्लास्ट से क्या हुआ, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ एयर पार्टिकल्स दूर, रिपल्शंस की वजह से दूर दूर चले गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, गैसेस ने ग्रेविटेशन फोर्स के कारण क्या किया, कंबाइन करना शुरू किया, और रॉक पार्टिकल्स ने भी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से कंबाइन करना शुरू किया। अब मज़े की बात ये है कि अगर जो रॉक पार्टिकल्स थे वो सूरज के पास थे और हैवी वेट थे, हैवी वेट होने की वजह से वो ज़्यादा दूर नहीं जा सके, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो रॉक पार्टिकल्स हैं वो सूरज के पास ही अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या हुआ, अपना क्या बनाने लगे, क्लस्टर बनाने लगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स आई और उन्होंने क्या किया, अपना क्लस्टर बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हम जानते हैं 4 ऐसे प्लैनेट्स को जो हमारे जाइंट बेल्ट, हमारे एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर है। क्योंकि ऐसे पार्टिकल्स जो बहुत हैवी वेट थे उन्होंने क्लस्टर बना के प्लैनेट्स बना लिए, ऐसे जो लेस इन वेट थे बट मोर इन नंबर थे उन्होंने क्या किया, अपना एक बहुत बड़ी जाइंट बेल्ट बना ली। मतलब एक ऐसी बेल्ट, एक ऐसा स्फीयर, ये एक स्फीयर है, इसे आप एस्ट्रॉयड बेल्ट मानो, एस्ट्रॉयड बेल्ट। इसके अंदर मतलब ये यहाँ पे सूरज है, यहाँ पे सूरज है और ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है, ठीक है, ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है। तो इसके अंदर जो होंगे 4 प्लैनेट्स हैं, और अगर जो बाहर होंगे वो गैसियस प्लैनेट्स हैं। The solar system is located in the Milky Way's Orion star cluster. Only 15% of stars in the galaxy host planetary systems, and one of those stars is our own sun. Revolving around the sun are 8 planets. The planets are divided into 2 categories based on their composition, terrestrial and Jovian. Terrestrial planets, including Mercury, Venus, Earth, and Mars, are primarily made of rocky material. Their surfaces are solid, they don't have ring systems, they have very few or no moons, and they are relatively small.
Beyond the 4 terrestrial planets of the inner solar system lie the Jovian planets of the outer solar system. The Jovian planets include gas giants Jupiter and Saturn and ice giants Uranus and Neptune. The gas giants are predominantly made of helium and hydrogen, and the ice giants also contain rock, ice, and a liquid mixture of water, methane, and ammonia. All 4 Jovian planets have multiple moons, sport ring systems, have no solid surface, and are immense. अब आपको गैसेस प्लैनेट्स कैसे दूर दूर बन गए? गैसेस आर वेरी लेस इन वेट. गैसेस जो थी हाइड्रोजन एंड हीलियम ही थी तब तक, तो वो बहुत ही लेस इन वेट थी. और वो लेस इन वेट होने की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और उसका एटॉमिक मास 2 होता है. अब 2 एटॉमिक मास, जो 2 मोल्स का एटॉमिक मास है, वो कितना ही पास रहेगा. वो रिपल्शन से इतना दूर गया कि उसका पॉजिटिव चार्ज था, और जो रिपल्शन हुई उसमें भी कुछ पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज थे, जिसकी वजह से रिपल्शन हुई और दूर दूर जाके बन गए, जिसकी वजह से फॉर्मेशन हुई गैसियस प्लैनेट्स की. अब क्योंकि गैसेस लार्ज नंबर थे, गैसेस का तो मोल क्या होता है 6.022 × 10⁻23. मैंने आपको एक और वीडियो में बताया हुआ है, आप प्लीज चेकआउट जरूर करना. आप मेरे चैनल पे चले जाओ, आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है. और अगर नहीं होगा तो फिर आई विल श्योरली पुट, मैं ट्राई करूँगा कि मैं उसे पुट करूँगा ऑफ कोर्स. और मैं ये भी ट्राई करूँगा कि मैं इसमें एक जाइंट प्लैनेट्स की या फिर एक सोलर सिस्टम की एक क्लिप लगा दूँ, जिससे आपको मोर क्लियरली एफिशिएंटली पता चल जाएगा कि आपको किस बारे में पढ़ना है. रिवीजन कर लेना, बस गो थ्रू कर लेना, वरना यही वीडियो बार बार देख लेना, ठीक है. आपको इतना अच्छे से करा दूँगा मैं कि आपको पूरा प्रिपेयर हो जाएगा. आप एस्ट्रॉयड बेल्ट्स, उसके अंदर गैसियस प्लैनेट्स जो हैं, वो गैसियस प्लैनेट्स मोर इन नंबर थे 6.022 × 10⁻23, जिसकी वजह से क्या हुआ, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स कंबाइन हुए, गैसियस फॉर्मेशन हुई. इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो थी वो सारी की सारी कंबाइन होने लगी, जिसकी वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिव तो उस टाइम थी नहीं, पर ग्रेविटेशन की वजह से सब पास आने लगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक क्लस्टर ऑफ फॉर्मेशन होने लगी जाइंट प्लैनेट्स की, जिसकी वजह से एस्ट्रॉयड बेल्ट के इस साइड सूरज के पास पास रॉकी प्लैनेट्स बने, डेट वर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स. और जो कि एस्ट्रॉयड बेल्ट होती है उसे हम बोलते हैं जाइंट बेल्ट. और उसके बाहर जो जाइंट गैसियस प्लैनेट्स थे, जाइंट थे क्योंकि रॉकी प्लैनेट्स थे, रॉक तो कम थे, तो उसकी वजह से वो छोटे छोटे बने. लेकिन जो गैसियस प्लैनेट्स थे वो बहुत बड़े बड़े बने. और वो कौन कौन है? 4 प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. पूरा सीक्वेंस में बता रहा हूँ, आप इसे सीक्वेंस में करना, ठीक है. फिर उसके बाद क्या हुआ, हमें इस सब की बात करनी है? बिल्कुल नहीं, हमें सिर्फ बात करनी है यूनिवर्स की और अर्थ की. तो यूनिवर्स में क्या हुआ, जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ, एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, अ थ्योरी व्हिच इज बीइंग गिवन बाय द साइंटिस्ट टू प्रूव बिग बैंग थ्योरी. नाउ व्हाट दे एक्सपेंडेड द यूनिवर्स. उन्होंने क्या किया, ये स्टेट किया कि एक्सपैंड हो गया यूनिवर्स एक्सपैंड हो गया. एक्सपेंशन हमने पढ़ा है, PV = nRT. अगर नहीं पढ़ा तो मैं इसकी भी वीडियो डाल दूंगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, फ्लो में निकल जाता है, ठीक है. कुछ चीज़ एक्सपैंड होती है, प्रेशर एक्सपैंड होता है तो टेम्परेचर डाउन जाता है, ठीक है. कोई भी चीज़ अगर एक्सपैंड करे, जब भी गैसेस एक्सपैंड करेगी टेम्परेचर डाउन जाएगा, याद रखना, ठीक है. लेटर H2 और हीलियम फॉर्म्ड आफ्टर सम टाइम. और उसके बाद क्या हुआ, H2 और हीलियम का नंबर बढ़ने लगा, H2 और हीलियम गैसेस बनने लगी, कंबाइन होने लगी. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स H2 बनाने लगे और हीलियम नोबल गैसेस थी वो हीलियम बनाने लगी, ठीक है. क्योंकि क्या हुआ, हाइड्रोजन थे, हाइड्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है. उनके पास इलेक्ट्रॉन्स आने लगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनने लगे. एक टाइम ऐसा आया कि उनके डिप्लेट कंप्लीट हो गया, और डिप्लेट कंप्लीट होने की वजह से क्या हुआ, हाइड्रोजन में डिप्लेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, वो एक ही को पोजेस करता है, तो ट्रांसफॉर्म हो गया हीलियम के अंदर, और वो थी नोबल गैसेज. तो हमेशा हाइड्रोजन का नंबर हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है और हीलियम का नंबर कंपैरेटिवली थोड़ा कम है, क्योंकि हाइड्रोजन थे जो ट्रांसफॉर्म हो गए हीलियम के अंदर, और जो हीलियम था वो भी उसके अंदर बनने लगा यूनिवर्स के अंदर, ठीक है. फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ ये कि गैसेस कंडेंस होने लगी टू फॉर्म गैलेक्सीज, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. एंड अर्थ केम 4.5 बिलियन ईयर्स अगो. अर्थ जो थी वो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले आई थी. यूनिवर्स कब बना, 20 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि उसके 15.5 अप्रोक्सीमेटली 15.5 बिलियन ईयर्स अगो बाद क्या हो गया, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ बन चुकी थी. और मैं आपकी इसकी वीडियो डालूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. एक बार आप इस वीडियो के बाद इस वीडियो के बाद चीटिंग नहीं, इस वीडियो के बाद अगर आप गए तो फिर चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू, चीटिंग हो जाएगी, ठीक है. अगर आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स की प्रैक्टिकल वीडियो देख ली ना, तो आपकी सारे कॉन्सेप्ट, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है. ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ फॉर इनएनिमेट मैटर कॉल्ड बायोपोइसिस, ठीक है. Origin of life on earth from inanimate matter called biopoiesis, which is 4000 to 4200 million years ago concept. ये साइंटिस्ट ने बताया, साइंटिस्ट को पता लगा और साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरीज निकाली और वो हाइपोथेसिस. अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई कॉन्सेप्ट आए और थ्योरीज ना आए. थ्योरीज आने लगी,
थ्योरीज आई, उन्होंने क्या बताया कि इनएनिमेट मैटर मतलब कि जो नॉन लिविंग मैटर है उसके अंदर से क्या हुआ, उन्होंने ओरिजिनेट कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि ओरिजिनेशन ऑफ लाइफ जो है वो इनएनिमेट मैटर से है। जब लाइफ ही नहीं थी तो फिर नॉन लिविंग थिंग्स थी, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुई और उन्होंने क्या बोल दिया कि वो होगी ओरिजिनेशन ऑफ लाइफ। और इसी को प्रोसेस को बोलते हैं बायोपोएसिस, मतलब कि लाइफ मेकिंग प्रोसेस दैट केम इन एग्जिस्टेंस 4000 to 4200 मिलियन ईयर्स अगो। ओके, तो ये कोई थ्योरी भी नहीं थी, बट आप एक हाइपोथेसिस समझ लो कि ये गलत भी नहीं है लेकिन सही भी नहीं है। द वे ऑफ एक्सप्रेशन गलत था थोड़ा सा, इसलिए इसको लिमिटेड कर दिया गया, लेकिन इसकी स्टेटमेंट हमारे बुक्स में आज भी प्रेजेंट है क्योंकि ये बिल्कुल सही प्रूव हुई। हाइपोथेसिस गलत थी लेकिन प्रूफ क्या हुई कि ओरिजिनेशन ऑफ लाइफ जो हुआ गैसियस से ही हुआ। आगे जानेंगे हम, अभी पूरी वीडियो देखते रहना आप। थ्योरीज रिलेटेड टू एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ लाइफ, हमारा सबसे बेस्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब थ्योरीज आएंगी और थ्योरीज में हमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, बिल्कुल कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सीक्वेंस में करेंगे। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, नाम में क्या आ गया, मैं आपको ट्रिक्स बताता रहूँगा ना, मैं हूँ ना। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन आ गया। स्पेशल क्रिएशन मतलब गॉड, प्रभु ने बनाई, मतलब कि सब कहते थे कि प्रभु जी ने दुनिया बनाई है, जैसे हम आज भी कहते हैं कि प्रभु जी ने दुनिया बनाई है, गॉड ने दुनिया बनाई है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हैब्रेन एट ऑल, हैब्रेन और उनकी टीम, एट आल मतलब टीम, हैब्रेन और उनकी टीम ने सपोर्ट किया, उनके फादर ने सपोर्ट किया हैब्रेन और एटोल टीम को। उनके फादर क्या थे, एक स्पेनिश प्राइस्ट थे, एक स्पेनिश पंडित जी थे, और उन्होंने क्या किया, उनका नाम था सुआरेज, और सुआरेज ने उनको क्या किया, सपोर्ट किया हैब्रेन एटोल को, ये बताने में कि लाइफ क्रिएटेड बाय सम सुपर नेचुरल पावर आइदर वन और एट सक्सेसिव इंटरवल्स बाय गॉड। ओके, लाइफ इज क्रिएटेड बाय सम सुपर नेचुरल पावर, लाइफ एक ऐसी सुपर नेचुरल पावर क्रिएट कर चुकी है जिसने एक या अलग अलग समय पे अपने जादू की मदद से, अपनी पावर्स की मदद से, अपनी कोई भी मैजिक की मदद से क्या किया, सुपर नेचुरल पावर ने क्या किया, अपनी पावर से एक दुनिया बनाई और उस दुनिया को नाम दिया यूनिवर्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म अचानक से बन गए, ऑल ऑफ अ सडन। इन्होंने कहा कि गॉड ने बनाई है दुनिया, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हुए, अचानक से ही बन गए, अचानक से बन चुके हैं, ये प्लान नहीं था, यूनिवर्स में अचानक से बन गए। दे हैव नॉट अंडरगोन एनी चेंज सिंस फॉर्म, ठीक है। ये बताया कि उन्होंने, मैंने एरोज लगाए हैं, इनमें कंफ्यूज मत होना, एरोज का मतलब है कि पैराग्राफ में जो मेन वर्ड्स है मैंने उनको हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। तो आप इसमें अपने आप से कीवर्ड्स मत लगाना, बिकॉज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारा, ओके। आप बस रिलैक्स होकर मुझे सुनते रहो। दे हैव नॉट अंडरगोन एनी चेंज सिंस फॉर्म, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया जब तक बने, अब तक हमारे अंदर कोई भी चेंज नहीं आया, ठीक है। ऑल आइडियाज और चैलेंज 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट आए, उन्होंने चैलेंज किया कि ऐसे कैसे नहीं बने। उसके लिए दूसरी थ्योरी आई जिसे हम बोलते हैं कॉस्मिक पर्सपर्मिया थ्योरी, जिसमें कहते हैं लाइफ बाहर से आई। एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या कहा, लाइफ बाहर से कहीं से आ गई, लाइफ से बाहर से, जैसे एलियंस बोलते हैं ना हम आज के टाइम पे, एलियन से आ गई। स्पोर्स मतलब जो स्पोर्स होते हैं ना, जो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा है कि एक स्पोर जन्म देते हैं, फिर जब वो स्पोर्स बनते हैं तो वो जैसे सूटेबल एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं तो क्या करते हैं, वो प्लांट्स एनिमल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, स्पोर्स में कन्वर्ट हो गए, यानी कि स्पोर्स ह्यूमंस में कन्वर्ट हो गए या फिर और एनिमल्स में कन्वर्ट हो गए। अब थर्ड साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या कहा कि माइक्रोब से आए, माइक्रोब मतलब ये पढ़ते हैं अभी, ठीक है। कॉस्मिक पर्सपर्मिया थ्योरी स्टेट्स दैट different scientists came with their different thoughts to tell whether what the origination of life states that। उन्होंने 3 साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने राय दी, वो क्या सोचते थे, उन्होंने क्या अपने हाइपोथेसिस क्रिएट किए, उसके बेस पे उन्होंने क्या किया, अपनी एक थ्योरी बनाई। और उस थ्योरी में एक साइंटिस्ट ने कहा कि लाइफ केम फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से, एलियन से आई है। एक ग्रीक थिंकर, उन्होंने अपने ग्रीक के साइंस की मदद से क्या कहा कि स्पोर्स केम टू प्लैनेट, कि जो स्पोर्स होते हैं वो दूसरे प्लैनेट से यहाँ पे आ गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, ह्यूमन बींग्स यानी कि एनिमल्स का भी जन्म हो गया, प्लांट्स का भी जन्म हो गया, कि ये दूसरे प्लैनेट्स पे थे। पर ऐसा तो नहीं है रियलिटी में, ये हम आगे पढ़ेंगे, इन पे चैलेंजेस हुए हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने कहा एस्ट्रोनॉमी की मदद से कि पर्सपर्मिया इज द वर्ड विच बेसिकली मीन्स द थ्योरी दैट एक्सप्लेन्स द ओरिजिनेशन ऑफ लाइफ फ्रॉम माइक्रोब्स और केमिकल प्रिकर्सर्स केम इन अर्थ और सुटेबल इन द एनवायरनमेंट एंड ग्रोन। हमने जैसे पढ़ा है, माइक्रोब्स को हल्की से भी स्पेस मिले जो सूटेबल हो, आप उनको सूटेबल कंडीशंस प्रोवाइड कर दो, वो 2 सेकंड के अंदर ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। बस वैसे ही कुछ केस था इसके अंदर कि उन्होंने क्या कहा कि हम माइक्रोब्स हैं और हम माइक्रोब्स जैसे ही अर्थ पे आ गए गलती से, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उनको सूटेबल एनवायरनमेंट मिलने लगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो ग्रो करते रहे, जिसकी वजह से क्या हुआ, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, अल्टीमेटली प्लांट्स एंड एनिमल्स ने जन्म लिया धरती पर। अब देखते हैं थर्ड थ्योरी क्या कहती है, हमारी सबसे फेवरेट थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन।
थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन कुछ नहीं कहती। हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने पढ़ा कि जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन थी, कहते हैं प्रभु जी ने बनाई, जो ह्यूमन से अचानक से आ गए, या फिर जो लाइफ ऑर्गेनिज्म से वो अभी तक वैसे ही हैं जैसे पहले थे। अब थर्ड में हमने क्या, सेकंड में हमने क्या पढ़ा? कॉस्मिक पर्सपेरिया थ्योरी। एक ने कहा कि वो बाहर से आई, दूसरे ने कहा कि वो स्पोर्ट्स से प्लैनेट में आई, और थर्ड एस्ट्रोनॉमर्स ने कहा कि वो माइक्रोब्स के थ्रू आई। अब थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या कहती है, ये भी सुनते हैं। नॉन लिविंग मैटर गेव राइज टू लाइफ। इन्होंने क्या कहा? जो नॉन लिविंग मैटर था, उन्होंने वो क्या समझते थे कि जो फिलोसफर्स थे ना, फिलोसफी, ग्रीक फिलोसफर्स, जो एंशियंट हमारे पूर्वज थे, ग्रीक फिलोसफर्स थे, वो क्या करते थे? वो एनिमल क्या करते थे? अपना जो ह्यूमन स्वेट था या फिर उनका जो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर था, वो क्या होता था? नील वाटर में जाता था। नाइल, जो रिवर का नाम है नाइल, उनके अंदर वो फेंक देते थे, और क्या होता था? कुछ टाइम बाद उसके अंदर से प्लांट्स आने शुरू हो जाते थे, ऑर्गेनिज्म आने शुरू हो जाते थे, विदाउट बीइंग अवेयर। वो अवेयर नहीं थे कि उनके अंदर जो लिविंग फॉर्म्स थे वो किसी और फॉर्म में आ रही थी, लेकिन वो क्या, उन्होंने क्या मान लिया कि उनका जो ह्यूमन स्वेट है, उनकी जो वीट, उनके जो गेहूं के दाने हैं जो वो पूजा के लिए चढ़ाते थे, या फिर जो भी नाइल में जाता था, नाइल इन द सेंस रिवर नाइल पे जाता था, जो लार्जेस्ट रिवर है, वो उसमें जाता था, गिव राइज टू फिशेस। वो फिशेस को जन्म देने लगी, वो फ्रॉग्स को जन्म देने लगी, वो क्रोकोडाइल्स को जन्म देने लगी। जब वो हीट के कॉन्टैक्ट में आती थी, जब वो सूरज के कॉन्टैक्ट में आती थी, तो उनको क्या लगा कि सूर्य देव ने कुछ अपने प्रकाश से कुछ ऐसा चमत्कार किया है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमने जो भी उसमें फेंका है वो शुद्ध हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा पुनर्जन्म हो गया। लेकिन ये बात भी सही नहीं थी, इस बात को भी गलत प्रूफ कर दिया गया। अब भाई हमारी सबसे मेन थ्योरी, वो थी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस गिवन बाय लुइस पैस्चर। लाइफ केम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ये हमने सेंटेंस कई और भी पढ़ा है, मैं इसके बारे में सेल चैप्टर में कवर करूंगा। सेल चैप्टर में क्या कहा था रॉबर्ट बर्च्यू ने? द सेल्स एग्जिस्ट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। वैसे ही उसका कोट था, लाइफ केम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। एक लाइफ दूसरी लाइफ क्या करती है? जन्म देती है। वो कैसे? ये देखो कैसे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने क्या किया? 2 फ्लास्क लिए, एक था बिल्कुल स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क, दूसरा था एक ओपन एयर फ्लास्क जो स्टेरिलाइज नहीं था। स्टेरिलाइज के अंदर उन्होंने क्या किया? उनके अंदर लग दिया किल्ड यीस्ट, यीस्ट को किल करके। यीस्ट का नाम क्या है? सैक्रोमाइसिस। प्लीज आप साइंटिफिक नेम बताइए उसका, मैं भी बता देता हूँ साथ, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। और ये एक यूनिसेलुलर यूकारियोट है, जिसके अंदर बेसिकली क्या हुआ, हमने जब स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क के अंदर डाला किल्ड यीस्ट को, उसको एनवायरमेंटल कंडीशन नहीं मिली, उसको बिल्कुल भी माइक्रोब की कंडीशन नहीं मिली, जिसकी वजह से क्या हुआ? वो ग्रो ही नहीं कर पाई, जिसकी वजह से दिखा कि स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क नो लाइफ, मीन्स कोई लाइफ नहीं दिखी उनको। लेकिन अगर उन्होंने जब देखा कि ये स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क में था, अब उन्होंने क्या किया? दूसरे फ्लास्क को इन्फेक्टेड कर दिया। इन्फेक्टेड इन द सेंस जानबूझ के इन्फेक्ट नहीं किया, उन्होंने स्टेरिलाइज ही नहीं किया उसे। तो क्या किया उन्होंने? जैसे ही उन्होंने किल्ड यीस्ट डाला, उसके अंदर लाइफ आनी शुरू हो गई। ये देखिए, इसके अंदर ये देखो सेल्स दिख रहे हैं, ये सेल्स बनने लग गए, जिसकी वजह से क्या हुआ? ये पता चल गया कि इसके अंदर जो सूटेबल एनवायरनमेंट है, उसकी वजह से ये जो लाइफ थी, इसने प्री एग्जिस्टिंग लाइफ ने क्या किया? अपने आप को जन्म दे दिया। ठीक है, इसकी टीम थी, इनकी 3 साइंटिस्ट की टीम थी। एक थे फ्रांसिस्को रेडी, एक थे लजार्डो स्पालेनज़नी, एंड एक थे लुइस पैस्चर, जिन्होंने बायोजेनेसिस प्रूफ करके ये बायोजेनेसिस और अदर थ्योरीज को डिसप्रूव कर दिया, और ये बता दिया कि जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है वो ही अपनी लाइफ को प्रूव करती है कि वो बायोजेनेसिस की लिविंग ऑर्गेनिज्म थी, लिविंग ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकती हैं। अब कैसे? लुइस पैस्चर ने वो एक्सपेरिमेंट किया था, उसका नाम पड़ गया स्वैन नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट, क्योंकि उनकी जो नेक थी, जो फ्लास्क के नाम पे पड़ गई, फ्लास्क की जो नेक थी वो स्वैन जैसी थी, स्वैन की नेक जैसी, जिसकी वजह से क्या हुआ? इसका नाम स्वैन नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट बन गया। डेट प्रूव द सोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उन्होंने बता दिया, मैंने आपको बोला ना अभी पता चलेगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग से ही क्यों बनते हैं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास जो माइक्रोब्स होते हैं वो फर्मेंट होते हैं, जो प्यूट्रिफिकेशन करते हैं। प्यूट्रिफिकेशन इज एयर की प्यूरिफिकेशन भी करेंगे, प्यूट्रिफिकेशन भी करेंगे, मतलब एयर के कॉन्टैक्ट में आने से वो फर्मेंट हो जाते हैं, और उनके फर्मेंट होने से क्या हो जाएगा? सोर्सेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलने की वजह से वो अपने आप को बाइनरी फिजन या बाइनरी फ्यूजन की मदद से क्या करेंगे? मल्टीपल अपने आप को डिवाइड करते हैं, जिसको हम रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। और वो रिप्रोडक्शन करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? द ऑर्गेनिज्म और लाइफ कांट अराइज स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम न्यूट्रिएंट मीडिया। उनका ये मानना था कि जो एनिमल लाइफ या प्लांट लाइफ है वो न्यूट्रिएंट मीडिया से नहीं चल सकती, जो कि आज हम गलत प्रूफ कर रहे हैं। हमारी जो आज की साइंस है, टेक्नोलॉजी है, यहाँ तक कि हमारी जो अब अपकमिंग कंपनी भी आने वाली है, अभी ईयर्स हैं उसको, लेकिन जब आएगी तो आई विल इन्फॉर्म यू, वो भी इसके ऊपर ही काम करेगी, जो कि बेसिकली क्या है?
प्लांट टिश्यू कल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, आज हम इसे गलत प्रूफ कर रहे हैं। न्यूट्रिएंट मीडिया से भी प्लांट्स और लाइफ ग्रो करती हैं। हमने आज के टाइम पे फार्मास्यूटिकल्स में भी न्यूट्रिएंट मीडियाज को यूज़ करना शुरू कर दिया। आज के टाइम पे हमने डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन बनाने के लिए प्लांट्स को ग्रो करना शुरू कर दिया। डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल प्लांट्स बनाने के लिए हमने न्यूट्रिएंट मीडिया को यूज़ करके उसके अंदर क्या क्या आर्टिफिशियल कंडीशंस प्रोवाइड करके उसे ग्रो करना शुरू कर दिया है। न्यू लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ इज द कांसेप्ट ऑफ बायोजेनेसिस बीइंग प्रूव्ड बाय हिम। ठीक है, अब इसके बाद एक और थ्योरी आई, क्योंकि थ्योरी तो रुकती नहीं। एक और थ्योरी आई जो थी ओपेरन हेल्डेन थ्योरी। ओपेरन हेल्डेन दो अलग अलग साइंटिस्ट है जिन्होंने ये थ्योरी दी थी, जिन्होंने बताया था गेव केमिकल थ्योरी एंड मॉडर्न हाइपोथेसिस ऑफ लाइफ ओरिजिन। उन्होंने केमिकल सिंथेसिस यानी कि कीमोसिंथेसिस के ऊपर बताया, जिसमें उन्होंने प्लांट लाइफ बॉटनिकल स्पीसीज के बेस पे उन्होंने क्या किया, बताया कि प्लांट लाइफ जो है वो कैसे ग्रो करती है। और ये उससे भी अच्छी थ्योरी थी, ऐसा नहीं है कि उनकी थ्योरी अच्छी नहीं थी। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को सपोर्ट करने वाली केमिकल और मॉडर्न हाइपोथेसिस के बेस पे एक और थ्योरी आई, जिसमें ओपेरिन जो थे वो रशियन साइंटिस्ट थे और हेल्डेन जो थे वो एक इंग्लैंड साइंटिस्ट थे, जिन्होंने प्रपोज किया कि जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ थी that could have been existed from the pre-existing non-living organic molecules। लिविंग ऑर्गेनिज्म से तो नहीं थी। उन्होंने क्या बोला, pre-existing life came from existing life और existing life came from pre-existing life। बट इन्होंने क्या कहा, ये बात बिल्कुल ठीक है, नो डाउट कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से फॉर्म होती है, बट नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वर द वन फॉर द फर्स्ट टाइम टू गेट अलाइव। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म था वो जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म था जो बोर्न हुआ वो नॉन लिविंग था। आपको अभी तो हमने बात की है कि नॉन लिविंग कभी भी जन्म नहीं ले सकते। नॉन लिविंग इन द सेंस अमीनो एसिड, जेनेटिक मटेरियल, आरएनए, प्रोटीन एंड फर्दर एवोल्यूशन टेक्स दैट स्पीसीज। एवोल्यूशन क्या हुआ उन स्पीसीज में टेक्स प्लेस किया, जिसकी वजह से नॉन लिविंग जैसे कि आरएनए, डीएनए, प्रोटीन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ बोन्स, उन्होंने क्या किया, अपने आप को जन्म दिया उस एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से क्या हुआ, आरएनए एंड प्रोटीन की क्या हुई, कॉम्बिनेशन से एक लिविंग बॉडी बनी। और उस बॉडी को हम क्या कह सकते हैं, प्रोकार्योटिक सेल्स। प्रोकार्योटिक सेल्स के अंदर क्या हुआ, न्यूक्लियोइड्स का जन्म होने लगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, अंदर ही अंदर उनके सेल फॉर्मेशन भी अभी होने वाली थी, हुई नहीं थी, अभी सिर्फ न्यूक्लियस ने जन्म दिया था। थ्योरी स्टेट्स दैट स्पॉन्टेनियस लाइफ जनरेशन इज नॉट पॉसिबल अंडर प्रेजेंट एनवायरमेंटल कंडीशन। उन्होंने बोला कि आजकल की जनरेशन, बात तो सही है उनकी कि लाइफ जनरेशन आती है, लेकिन ऐसे कैसे आ जाएगी जब आजकल की जनरेशन में कंडीशंस ही ऐसी हैं। उस टाइम अनफेवरेबल कंडीशंस, नो टेक्नोलॉजी, नथिंग। और अगर हम एवोल्यूशन की बात करें तो उन दिनों तो एनवायरनमेंट ही ऐसा था कि कोई भी लिविंग स्पीसीज जन्म भी नहीं ले सकती थी, इसलिए नॉन लिविंग स्पीसीज वाज द वन टू गेट इवॉल्व। और उन्होंने क्या किया, उन दिनों स्पॉन्टेनियस लाइफ जनरेशन जो थी वो पॉसिबल ही नहीं थी। हमने क्या पढ़ा स्पॉन्टेनियस लाइफ जनरेशन में, कि उन्होंने क्या बोला कि जो नाइल रिवर में डालने वाली डेड बॉडीज़ थी या फिर जितने भी वो वीट ड्रेन थे या फिर स्वेट था ह्यूमन का, वो जब भी सन के रेस के कॉन्टैक्ट में आया तो वो अलाइव हो गया। बट कैसे, नाइल रिवर तो तब तक ठीक से फॉर्म भी नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने ये बात को गलत प्रूफ कर दिया कि स्पॉन्टेनियस लिविंग जनरेशन का इसमें कोई रोल नहीं है। एंड अर्थ सरफेस एंड एटमोसफियर ड्यूरिंग द फर्स्ट BYA, आप ध्यान से सुनिएगा, इट इज द एब्रीविएशन विच इज बेसिकली BYA, दैट इज बिलियन ईयर्स अगो। ओके, बिलियन ईयर्स अगो वॉज टोटली डिफरेंट फ्रॉम टुडेज कंडीशन। मैं इस पर भी एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं पूरी की पूरी NCERT +1 +2 के वो एब्रीविएशन डिस्कस करूँगा, जिसमें मैं सारे के सारे क्विज लूँगा आपका क्विज इन द सेंस आप कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहना और मैं आप उसे मैं आंसर करता रहूँगा, ठीक है, विद द सम रीजंस। ओके, तो इस पर भी एक बहुत मज़ेदार वीडियोस आने वाली है, तो अच्छे मज़ेदार वीडियोस के लिए आप चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। तो क्या फैमिली जुड़ती है, बहुत बड़ी फैमिली जुड़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, पढ़ने में भी मज़ा आएगा, पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। आई एम ए स्टूडेंट, बट सिंस आई एम गिविंग यू द नॉलेज डेट यू कैन इवनली स्प्रेड इन द कम्युनिटी। आप अपनी कम्युनिटी में इसे स्प्रेड कर सकते हैं, बिकॉज एजुकेशन डजंट कम फ्रॉम एज, एजुकेशन इज द वन दैट कैन बी टॉट बाय एनी ऑफ द वन। टीचर इज नॉट द वन, टीचर इज जस्ट अ ह्यूमन बीइंग, बट ह्यूमन बीइंग हैविंग knowledge can also being a good teacher. Mother is a good teacher, father is a good teacher and parents are a good teacher always. ठीक है, तो हमेशा याद रखना, सबसे फर्स्ट टीचर हमारी लाइफ के हम हैं, फिर हमारे पेरेंट्स। हम कैसे हैं, आपको हमने तो सीखा ही नहीं, आप समझे नहीं। हमारे पेरेंट्स ने हमको नॉलेज दी, बट हमारी जो इनहेरिटेड नॉलेज है वो एक्टिवेट करने के लिए पेरेंट्स ने हमें एक्वायर्ड नॉलेज दी, फिर टीचर्स ने हमें नॉलेज दी, तो वो भी एक जेनेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आपको समझना चाहिए कि फर्स्ट टीचर आपको ही है, आप ही हमेशा अपनी लाइफ में सही डिसीजन लेंगे, तभी जाके आप आगे जाके दूसरों को सही डिसीजन लेना सिखा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले खुद डिसीजन लेना सीखिए, सही डिसीजन जो सही है, आपको लगता है सही है तो आप हमेशा खुश रहोगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो गलत है लेकिन फिर भी आपने गलत का सपोर्ट किया तो फिर वो हमेशा गलत ही रहेगा, एंड यू विल नॉट बी एबल टू लिव प्रॉपरली।
क्योंकि फिर आपके ब्रेन में वो न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पाएगी ठीक से। वो हम कभी शॉर्ट्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम बात करेंगे अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग फर्स्ट बिलियन ईयर्स अगो वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम टुडेस कंडीशन। मतलब ये क्या हुआ, इन्होंने बताया दिया कि फर्स्ट बिलियन ईयर्स अगो में तो अर्थ का सरफेस और एटमॉस्फेयर ही इतना ज़्यादा डेंजरस या फिर इतना डिफरेंट था आज की जनरेशन से कि उन दिनों तो ऐसे हो ही नहीं सकता था कि लिविंग जनरेशन भी पार्टिसिपेट करें उसमें नॉन लिविंग जनरेशन पार्टिसिपेट कर सकती थी, जिन्होंने किया और प्रोकैरियोटिक सेल की फॉर्मेशन की। अब इसका एक नोट याद रखना, ओपेरिन थ्योरी क्या कहती है, केमिकल थ्योरी और नेचुरल थ्योरी भी बोलते हैं हम उसे। ओपेरिन थ्योरी को, ओपेरिन हेल्डन थ्योरी जो है उसे हम केमिकल थ्योरी या फिर नेचुरलिस्टिक थ्योरी भी बोलते हैं, बेस्ड ऑन नेचर, जो कि पब्लिश हुई थी इन द बुक द ओरिजिन ऑफ लाइफ में। तो ओरिजिन ऑफ द लाइफ द बुक वाज गिवन बाय ओपेरिन एंड हेल्डन। कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं और लिख देते हैं कि ये डार्विन ने दी थी, डार्विन ने नहीं दी थी, ये बुक थी ओपेरिन एंड हेल्डन की। अब इसी से हम आगे डिस्कस करेंगे। उन्होंने जो बोला केमिकल थ्योरी, तो केमिकल के बेस पे हम केमिकल थ्योरी डिस्कस करेंगे, और उसके बेस पे मैं क्या बताऊँ आपको, ये थ्योरी इतनी ज़्यादा इजी है, आपको लगता होगा ना कि ये क्या बना दिया, ये क्या डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे, बहुत इजी डायग्राम है। इसमें ही यूरेन मिलर कॉन्सेप्ट आता है, जो कि मोस्टली एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछा भी जाता है कि केमिकल एवोल्यूशन क्या था। तो केमिकल एवोल्यूशन मतलब कि हमने आर्टिफिशियली क्या किया। यूरेन मिलर एक साइंटिस्ट थे, आपको मैं कहानी के बेस पे बताऊंगा, ये पूरा का पूरा चैप्टर इतने कहानी के बेस पे बताऊंगा, जैसे कि मैं कहानी सुना रहा हूँ। आपको बस कुछ नहीं करना, आपको बस अपनी वीडियो सुननी है, मैं आपको कहानी सुनाऊंगा और आपको धीरे धीरे आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अपने दिमाग में इमेज बना लो कि ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, फिर ऐसा। जैसे होता है ना, हम मूवी देखते हैं तो हमारे बेस पे, हमारे जो ब्रेन है उसके बेस पे क्या होता है, इमेजेस बन जाती है। तो हम जो मूवीज़ देखते हैं वो हम कभी नहीं भूलते, एक बार, दो बार, तीन बार हम कभी नहीं भूलते, हमें अगला डायलॉग भी याद रहता है। लेकिन हम जब पढ़ते हैं ना तो हमारा ब्रेन कांट रिमेमराइज वर्ड्स। एक बात हमेशा याद रखना, हमारा ब्रेन वर्ड्स में नहीं सोचता। आपको मैं एक चीज़ बताऊं, हमारा ब्रेन हमेशा इमेजेस में सोचता है। अगर आपको आंखें बंद करके बोल दिया जाए कि अपने फादर के बारे में मत सोचो, तो आप अपने फादर के बारे में सोचोगे। अगर आप मदर के बारे में मत सोचो, मदर के बारे में सोचोगे। हमारा ब्रेन वर्ड्स को नहीं जानता। फादर के सोचोगे, नहीं का कोई मीनिंग ही नहीं है, और सोचो मतलब फादर को सोचो, तो ऐसा होता है। तो इसलिए आप अपने ब्रेन को पढ़ो, खुद को भी पढ़ाओ और समझो कि आपको उसे कैसे अपने ब्रेन में एक पिक्चर वे में ट्रांसफॉर्म करना है। हमारे ब्रेन में एनिमेशन जल्दी स्टोर होती है। इन 1953 की बात है, एस.एल. मिलर और यूरे उनके स्टूडेंट थे, टीचर एंड स्टूडेंट की जोड़ी। उन्होंने क्या किया, एक आर्टिफिशियल कंडीशंस बना दी, जिसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने ये दिखाया आगे जाके कि जो ओपेरिन एंड हेल्डन की थ्योरेटिकल वे थी वो उन्होंने प्रैक्टिकल वे में कन्वर्ट कर दी। वो कैसे, उन्होंने क्या किया, एक ऐसा डिस्चार्ज मीडियम बनाया जिसके अंदर उन्होंने टेम्परेचर क्या कर दिया, 800 डिग्री सेल्सियस का बना दिया। ठीक है, एक एपरेटस बना दिया, एक बड़ा सा, आप ऐसे समझ लो पतीला या एक फ्लास्क बड़ा सा, उसके अंदर क्या किया, 800 डिग्री सेल्सियस की उन्होंने क्या बना दिया, टेम्परेचर बना दिया। उसके अंदर उन्होंने क्या डाल दिया, मीथेन, ये अमीनो एसिड, ये अमोनिया, मीथेन, H2 और H2O, ये मीथेन है, 4 है, आई एम रियली सॉरी, ये 4 है। ठीक है, तो CH3 H2 उन्होंने वेपर्स की फॉर्म में डाली, बॉइलिंग वाटर की फॉर्म में। और अल्टीमेटली क्या रीज़न ये आया कि उन्होंने जब उसे पास आउट किया, ये इन्होंने इसे ऑन किया, हीटिंग मेथड यहाँ से प्रोवाइड किया, और उन्होंने जब वाटर को हीट किया तो वाटर यहाँ से गया यहाँ पे इसके अंदर गया, इसके अंदर जैसे ही इन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया तो CH3 H2 और NH3 ने H2O के साथ मिलकर क्या बनाई, अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशन। यहाँ पे स्पार्क डिस्चार्ज हुआ क्योंकि आयंस फॉर्म हुए, और ये इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, और यहाँ पे एक कंडेंसर है जो कि गैसेस बनेंगी जो साइडवेज, वो क्या करेंगी, वो उसे कंडेंस कर देगी। उसकी वजह से क्या होगा, नीचे वाटर इकट्ठा होएगा, वो वाटर फिर से यहाँ आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। ओके, तो हमने इसमें बेसिकली सिमिलर ऑब्जर्वेशंस ट्राई की थी, जिससे पता चला कि बेसिकली शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस, फैट्स और पिगमेंट फॉर्म बनने शुरू हो गए थे। ऐसा नहीं होता कि इसमें चेंज हो गया, इसमें वही बने थे, अमीनो एसिड्स बने थे। लेकिन जो दूसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने या फिर इन्होंने जब सिमिलर ऑब्जर्वेशंस किए, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स रिपीट किए, तो उनमें शुगर भी बने, नाइट्रोजनस बेसिस भी बने, फैट्स भी बने, पिगमेंट्स भी बने, और तो और कार्ब्स भी बने, फैट्स भी बने, अमीनो एसिड्स भी बने। और इन्होंने क्या कहा, हेल्डेन ने जब इन्होंने स्टडी किया इस बेस पे, तो उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि ओशन जो है, उन्होंने उसे एक हॉट डिल्यूट सूप का नाम दिया। हॉट डिल्यूट सूप मतलब उसके अंदर कार्ब्स भी हैं, उसके अंदर फैट्स भी हैं, उसके अंदर अमीनो एसिड्स भी हैं, उसके अंदर मोस्टली लिविंग फॉर्म्स भी हैं। तो वो एक तरह से हॉट डाइल्यूट सूप है। अब डाइल्यूट वर्ड क्यों बोला इन्होंने, डाइल्यूट इसलिए क्योंकि उसके अंदर पानी की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है, और जिस भी कंसनट्रेशन, जिसमें सॉल्यूशन में
पानी की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है ना, तो उसे हम डिल्यूट ही बोलेंगे। अगर पानी की कंसंट्रेशन कम हो और बाकी सॉल्यूशंस की प्रेजेंटेशन ज़्यादा हो तो फिर वो उसे हम कॉन्सेंट्रेटेड बोलेंगे। प्रोटीन फॉर्मेशन इज अ लैंडमार्क इन ओरिजिन ऑफ लाइफ। और उन्होंने क्या बोला कि जो प्रोटीन की फॉर्मेशन थी वो एक तरह से लैंडमार्क थी ओरिजिन ऑफ लाइफ पे, वो एक बिगनिंग थी, वो एक स्टार्टिंग थी प्रोटीन फॉर्मेशन एक न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ की। अब इसमें हम क्या कह रहे हैं, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। हमने पहले बात की ना केमिकल और बायोलॉजिकल बेस पे, तो केमिकल एवोल्यूशन ये रहा, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन ये रहा। अब उन्होंने बायोलॉजिकल वे में क्या बोलना, फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म दैट इज 3 बिलियन ईयर्स अगो। फर्स्ट जो नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म थी वो 3 बिलियन साल पुरानी थी और उसमें जाइंट मॉलिक्यूल्स बनने शुरू हो गए थे। जाइंट मॉलिक्यूल्स मतलब जब आरएनए ग्रेविटेशन की वजह से पास आने लगे तो उसकी वजह से एक बहुत बड़ा क्लस्टर बनना शुरू हो गया उनका, जिसकी वजह से जाइंट मॉलिक्यूल्स बने आरएनए के, प्रोटीन के, पॉलीसैकेराइड्स के, जिसकी वजह से क्या हुआ कि न्यू फॉर्म्स एग्जिस्टेंस में आने लगी। अब वो न्यू फॉर्म्स क्या थी, प्रोकार्योटिक सेल्स। वो कैसे, आप बोल रहे थे जैसे प्रोकार्योटिक सेल अभी आएंगे, लेकिन अभी हम बात करेंगे कि उसके बाद क्या बना। मैक्रोमोलिक्यूल एबायोटिकली, ध्यान से पढ़िएगा, एबायोटिकली मतलब नॉन लिविंगली। मैक्रोमोलिक्यूल्स जो थे नॉन लिविंगली इन प्रिमिटिव ओशंस लेटर केम टुगेदर, वो पास आने लगे और उनकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी कोलोइडल ड्रॉप्स बनने शुरू हो गई, जिसे हम प्रोटोबायोन्ट्स कहते हैं। प्रोटोबायोन्ट्स मतलब क्लस्टर ऑफ प्रोटीन प्लस पॉलीसैकेराइड्स प्लस लिपिड्स प्लस न्यूक्लिक एसिड। एक पूरा सेल आपने देखा है ना, सेल पे भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं पक्का। तो आपने एक सेल देखा है, उस सेल की जो क्या थी, क्लस्टर्स थे, क्लस्टर था, प्रोटीन का क्लस्टर, पॉलीसैकेराइड का क्लस्टर, लिपिड्स का स्ट्रक्चर और न्यूक्लिक एसिड का। तो आपको बताना नहीं चाहिए सेल वॉल किससे बनी होती है। मैं आपको बताता हूँ, आप कहोगे कि एक बार आप कमेंट करने को बोलते हो लेकिन दूसरी बार आप ही आंसर बता देते हो। मैं ये नहीं चाहता कि किसी के मन में को डाउट रह जाए कि आपने बोल तो दिया कमेंट लेकिन हमें तो आंसर आता ही नहीं। ऐसा ये नहीं है कि आपको आंसर नहीं आता होगा, लेकिन मैं सबको बात कर रहा हूँ, ये चैनल सबके लिए है। ये चैनल छोटे बच्चों से लेके एडल्ट्स तक सबके लिए है। तो इसमें भले ही एजुकेशनल कंटेंट आए, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आए रिलेटेड टू साइंस, रिलेटेड टू लाइफ की, ऐसा क्यों होता है, ये फैन रिवॉल्व कैसे करता है, या फिर धरती रिवॉल्व कैसे कर रही है, धरती रोटेट कैसे कर रही है, हम चल कैसे रहे हैं, हम खा कैसे रहे हैं, उस पर आप पूरी वीडियोस बनाओ। ये बोतल जो है वो ब्लैक ही क्यों है और ये किससे बनी है और ये सब्सटेंस किससे बना है, आप ये सारे क्वेश्चन पूछिए, कमेंट में पूछिए। अगर आपको उसका आंसर आता है तो कमेंट में एक दूसरे का आंसर कीजिए। जस्ट ब्रेनस्टॉर्म योरसेल्फ, अपने आप को ब्रेनस्टॉर्म करिए ताकि आपको पता चले कि क्या और कैसे हो सकता है बाकी चीज़ें। अगर ये वीडियो एक पार्ट में कवर नहीं हुई तो आप ट्राई कि मैं इसे दूसरे पार्ट में भी कवर कर दूंगा, आधा पार्ट दूसरे पार्ट में कवर कर लेंगे, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत लेंदी बन जाएगी। तो इसलिए क्योंकि अभी हम फटाफट से इसे ख़त्म करते हैं हाफ पार्ट को, कि इसे हम सीरीज़ में बना लेंगे, एक छोटे छोटे वीडियो में बना लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे फिर हम अच्छे क्विज भी लेंगे और उसके बाद मैं सेल चैप्टर भी कवर कर लूँगा। Macromolecules abiotically in primitive oceans later came together and formed large colloidal droplets like structure called protobarons. प्रोटोबायोन्ट्स के एक ऐसा क्लस्टर है प्रोटीन्स का, पॉलीसैकेराइड का, लिपिड का, न्यूक्लिक एसिड का। मैं बताने वाला था कि सेल वॉल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बेसिकली प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स और लिपिड्स से बनती है, प्रोटीन्स और लिपिड्स से, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो बेसिकली डीएनए और आरएनए, उसके अंदर न्यूक्लियोइड्स भी हो सकते हैं। प्रोकार्योटिक में न्यूक्लियोइड्स होते हैं और जो यूकार्योटिक होते हैं उसमें न्यूक्लियस होते हैं कंटेनिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड मैंने यूकार्योट्स बोला, यूकार्योट्स में, प्रोकार्योट्स में सिर्फ न्यूक्लियोइड होएगा। न्यूक्लियोइड मतलब एक डीएनए मटेरियल जो कि न्यूक्लियस भी नहीं होता, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती है और न्यूक्लियोलस भी नहीं होता, सिर्फ जो जेनेटिक कंटेंट होता है उसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और प्रोटोबायोन्ट्स जो है वो दे आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस। प्रोटोबायोन्ट्स क्या करते थे, वो ऐसे सेल्स जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते थे बट कैन ग्रो बाय मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन एंड सिंपल मेटाबॉलिज्म। वो क्या करते थे, रिप्रोड्यूस तो कर नहीं पाते थे लेकिन वो अपने आप को सिंपल वे में मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्ब करके अपने आप को तोड़ के सिंपल मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करके अपने आप को अलग कर लेते थे, जिसकी वजह से नई नई फॉर्म्स बनती थी। सिंपल मेटाबॉलिज्म मतलब मेटाबॉलिज्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का फॉर्मेशन जिसमें ब्रेक डाउन भी होता है, फॉर्मेशन भी होती है। और इन दोनों के स्टेप से क्या बनते थे कि दो मॉलिक्यूल्स पास आके क्या बन गए, एक मॉलिक्यूल बन गया। ये दो मॉलिक्यूल्स जुड़े और ये एक मॉलिक्यूल बन गया, और एक पूरा मॉलिक्यूल बीच में से टूटा और ये दो मॉलिक्यूल्स बन गए, ठीक है। प्रोटोबायोन्ट्स सिंथेसिस इन लैब्स लाइक ओपेरिन ने क्या किया, प्रोटोबायोन्ट्स जो थे वो लैब्स में बनने शुरू हो गए थे साइंटिस्ट की वजह से। साइंटिस्ट क्या थे, उन सबको लैब्स में बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से प्रोटोबायोन्ट्स क्या थे, सिंथेसाइज्ड इन लैब्स लाइक ओपेरिन। ओपेरिन मतलब ओपेरिन एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने प्रोटोबायोन्ट विदाउट लिपिड मेम्ब्रेन डिस्कवर किया। उन्होंने क्या किया, एक ऐसा प्रोटोबायोन्ट बनाया जो लिपिड मेम्ब्रेन के बिना था और उन्होंने उसको नाम दिया कोएजरवेट्स नाम दिया। सिडनी फोक्स एक साइंटिस्ट का नाम है,
जिन्होंने माइक्रोस्कोपिक प्रोटीनोइड्स बॉडीज बनाई विद लिपिड कोट, उसका नाम दिया माइक्रोस्फीयर। ठीक है, माइक्रो मीन्स छोटा, स्फीयर मीन्स कवरिंग। तो ऐसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जिनकी कवरिंग थी, और प्रोटीन माइक्रो मतलब माइक्रोस्कोपिक प्रोटीनोइड बॉडीज, स्फीयर मतलब उनकी कोटिंग। तो ऐसे माइक्रोस्कोपिक प्रोटीनोइड पार्टिकल्स या बॉडीज जो लिपिड कोट के साथ थी उन्हें बोल दिया माइक्रोस्फीयर। नाम में सब कुछ है। न्यूक्लिक एसिड डेवलप्ड बाय एबिलिटी ऑफ सेल डुप्लीकेशन। न्यूक्लिक एसिड के बाद एबिलिटी थी मियोसिस और माइटोसिस की, जिसकी वजह से क्या किया, ड्यू टू द सडन चेंज कॉल्ड म्यूटेशन। बिल्कुल, मैं इसमें भी आई बटन पर लिंक दे दूंगा। म्यूटेशन क्या था? म्यूटेशन एक ऐसी सडन चेंज है इन डीएनए जिस पर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है। आप एक बार उसे जाके प्लीज़ चेकआउट जरूर करें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बिलीव मी, आप एक बार उसकी वीडियो जरूर देखना। न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन इज इक्वल टू न्यूक्लियोप्रोटीन्स। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन जब कंबाइन करते हैं तो वो न्यूक्लियोप्रोटीन्स बनाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है डीएनए, जो कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज है। हिस्टोन प्रोटीन जो है वो बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज, और तो और वो बेसिक इन नेचर है बिकॉज ऑफ द लाइसिन एंड आर्जिनिन, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए कंबाइन करते हैं तो न्यूक्लियोसोम बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। और यही फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ है कि जो न्यूक्लियस था और प्रोटीन से कंबाइन करके सेल बना रहे थे, और सेल इज द फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। न्यूक्लियर प्रोटीन सराउंडेड बाय लिपिड कॉल्ड प्रोटोसेल्स। बिल्कुल, जो न्यूक्लियर प्रोटीन्स थे वो सराउंड में जो लिपिड्स थे, लिपिड ऑयल ड्रॉपलेट्स या लिपिड ड्रॉपलेट्स, उनके साथ कंबाइन करके क्या कर रहे थे, प्रोटोसेल्स बना रहे थे। प्रोटोसेल्स, प्रोटो मतलब छोटे, प्रोटो मतलब कुछ बिफोर, मतलब कि इनडेवलप्ड। तो प्रोटो मीन्स इनडेवलप्ड और सेल्स मीन्स ऐसे इमेच्योर सेल्स बना रहे थे या फिर सेल्स बना रहे थे जो कि क्या हो रहे थे, प्रोकैरियोटिक सेल्स की फॉर्म में मैच्योर हो रहे थे। प्रोटोसेल्स मीन्स इमेच्योर और ये सेल्स मीन इमेच्योर, और जब वो प्रोकैरियोटिक सेल बना रहे थे तो वो क्या बना रहे थे, एक मैच्योर सेल बना रहे थे। मैच्योर इन द सेंस उनके पास न्यूक्लियोइड है, अनडिफाइंड न्यूक्लियस है और अनडिफाइंड सेल मेम्ब्रेन है, बट फिर भी मैच्योर इन द सेंस प्रोटोसेल्स के कंपैरिजन में वो एक पूरा सेल बना रहे थे। उनके अंदर सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, 70s राइबोसोम्स होते हैं, और वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ थे। ठीक है, वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ बने, और उसके बाद क्या हुआ, उनके अंदर म्यूटेशंस होनी शुरू हुई, और म्यूटेशंस की वजह से क्या हुआ, जो प्रोटोसेल्स थे वो एफिशिएंट बनने लगे, कॉम्प्लेक्स बनने लगे, इतने कॉम्प्लेक्स कि उनके अंदर क्या हुआ कि उनके अंदर वो अपने मटेरियल्स को यूज़ करने लगे, वो अपने अंदर जो सराउंडिंग में मटेरियल्स है उनको यूज़ करने लगे, और उसकी वजह से वो मैच्योर होने लगे, और उसकी वजह से क्या बने, वो प्रोकैरियोटिक सेल। देखा आया ना, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो फर्स्ट लिविंग बीइंग वाज प्रोकैरियोट्स, दैट इज बैक्टीरिया प्लस नेकेड डीएनए, जो कीमो हेटेरोट्रोप और एनारोबिक थे। ठीक है, जो कीमो हेटेरोट्रोप थे, कीमो हेटेरोट्रोप मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने फूड सिंथेसिस के लिए दूसरा पर डिपेंडेंट थे, केमिकली जो केमिकली दूसरा पर डिपेंडेंट थे। एनारोबिक मीन्स जो ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकते थे, बट सम ऑफ द कीमो ऑटोट्रोप्स एंड कीमो सिंथेसिस, और कुछ थे जो कीमो ऑटोट्रोप्स थे। कीमो ऑटोट्रोप्स मीन्स जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं केमिकली मतलब केमिकल एनवायरनमेंट से। हमने पढ़ा ना अभी कि जो यूरिया एंड मिलर एक्सपेरिमेंट था उसमें CH4 NH3 H2 और H2O को यूज़ करके अमीनो एसिड बनाया। बस वैसे ही ये लोग भी केमिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं नेचर में उनको यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं, जिसको हम प्रोसेस को क्या कहते हैं, कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द फूड और एनी ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनली और एनी ऑफ द पर्टिकुलर सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास आयरन बैक्टीरिया एंड नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वो नाइट्रोबैक्टर हो सकता है, एजोटोबैक्टर हो सकता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। इस पर भी एक अलग वीडियो बन जाएगी। ठीक है, आती रहेगी वीडियोज़, आप बस मैं टॉपिक बताते जाओ, इस पर वीडियोज़ आती रहेगी, बहुत बड़ी फैमिली करेंगे हम। ठीक है, आयरन बैक्टीरिया और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। वीडियो को बीच में छोड़ के नहीं जाना, अगर आप थक जाते हो पॉज करें बीच में वीडियो को, हल्की से वॉक करें, कुछ गाना सुने, फिर बैक टू वीडियो। ठीक है, वीडियो देखो, मैं बीच में जो मीम्स लगाऊंगा, तो मुझे किसी ने कहा भी था, मेरे जो देखते हैं व्यूअर्स वो कह भी रहे थे कि बार बार मीम्स बीच में लगाओगे ना तो कंसंट्रेशन भटक जाता है, जिसकी वजह से मैं क्या करूँगा, कम से कम आपके मज़े के लिए मीम्स भी लगाऊंगा। मैं मीम्स लगाता हूँ ताकि आपसे कोई मज़ा आए, लेकिन मैं आपके मज़े के लिए कि आपका कंसंट्रेशन ना बिगड़े, इसलिए मैं बीच बीच में कम मीम्स लगाऊंगा, लेकिन आपको मज़ा बहुत आएगा। ठीक है, आप कोई भी अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा है तो आप इस कमेंट जरूर करना कि ऐसा कर दीजिए और ज़्यादा मज़ा आएगा, या फिर ऐसा मत करना इसमें मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है, बट मेजोरिटी बेस पे देखेंगे, जिसको मज़ा आ रहा होगा आपको भी एक बार मज़ा जरूर आएगा, फिक्र ना करें। बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ये है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ठीक है, बैक्टीरिया क्लोरोफिल ऐसे कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं। दे स्टार्टेड कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ये आपको तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ चुके हैं, किसी ने नहीं पढ़ा मैं आपको उन्हें बता दूं कि ऐसे बैक्टीरियोफिल सेल्स होते हैं, ऐसे सेल्स जो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं,
और वो कीमो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। कीमो ऑटोट्रॉफिक मतलब केमिकल्स का यूज़ करते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो केमिकल्स का यूज़ करके अपना खाना खुद बनाएं उन्हें बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया या फिर बैक्टीरियोफिल्स। उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, जो लाइट एनर्जी है, सूरज की किरणें हैं या फिर कोई भी इंटेंसिटी की लाइट है, उसे यूज़ करके क्या कर सकते हैं, वो केमिकल एनर्जी को, वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। अब बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो है उनके अंदर ट्रू क्लोरोफिल होता है जो H2O को यूज़ करता है एज अ सोर्स ऑफ H2 एंड लिबरेट्स ऑक्सीजन, जैसे प्लांट्स करते हैं। देवर ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, वो ऑक्सीजन कंबाइनिंग फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होती है, जिनका बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास साइनोबैक्टीरिया, जिसे बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। और एक रेवोल्यूशनरी चेंज था वो हमारी अर्थ की हिस्ट्री में, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो साइनोबैक्टीरिया थे वो बनने लगे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन भी बनने लगे, जिसकी वजह से प्लांट्स भी बनने लगे, और प्लांट्स की ग्रोथ की वजह से एनिमल्स भी बनने लगे। और धीरे धीरे हम इसकी भी डिस्कवरी करेंगे, अभी आगे जाकर हम इसमें भी जाएंगे कि एनिमल्स कैसे बने। इस वीडियो को थोड़ा सा पार्ट्स में कवर करना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ, सो डैट कि आपको भी अच्छे से समझ में आए। न्यूक्लियस क्या होता है, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। न्यूक्लियस इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल कंबाइनिंग विद न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, अदर सेल, ये एक ऐसा ऑर्गेनल होता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनल होता है जो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, और ऐसे अदर सेल ऑर्गेनली जो डेवलप्ड होते हैं सेल के अंदर, और वो मेटाबॉलिकली एक्टिव बनने लगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, यूकारियोटिक सेल्स की फॉर्मेशन हुई। यूकारियोटिक सेल समझ लो कि प्रोकारियोटिक का मैच्योर वर्जन है, जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन भी होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है। ये हम एक अलग वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे, सेल के वीडियो में। एंड इसमें मैंने लिखा है ये 1.5 बिलियन ईयर्स अगो, ये ISBYA नहीं है, ये 1.5 BYA बिलियन ईयर्स अगो, 1.5 बिलियन ईयर्स अगो है इन प्रिमिटिव ओशन। यूकारियोटिक सेल्स प्रिमिटिव ओशन में बनने लगे। अब हम बात करेंगे हमारे फेवरेट टॉपिक की। आपको सारे के सारे फेवरेट हैं, फेवरेट सारे के सारे होते हैं, बस अगर जो समझ में नहीं आता वो कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन इसे जब हम कवर करेंगे तो हम समझ में आने लग जाएगा। एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, देखिए ये 6 पेज पे हैं हम, और ये 18 पेजेस की हैं। अगर आपको बोर हो रहे हो आप हल्की सी वॉक लीजिए, सॉन्ग सुनिए, लेकिन हम इस वीडियो को कवर करेंगे, पूरे नहीं करेंगे, जितने होते हैं उतने करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना बने। एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स अ थ्योरी ऑफ एवोल्यूशनरी लाइफ फॉर्म्स किसने दी थी, चार्ल्स डार्विन ने दी थी, जिन्होंने क्या किया, HMS बीगल, उनके शिप का नाम था, उन्होंने अपने जहाज HMS बीगल के अंदर क्या किया, लिविंग फॉर्म्स को ढूंढा गैलापागोस आइलैंड पे, जिन्होंने क्या किया, ऐसी, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, उन्होंने ये देखो ऐसी डार्विन फिंचेस को दिखाया गैलापागोस आइलैंड पे, जिसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने देखा कि इन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया था अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। कैसे, कुछ जिन्होंने अब एक पेड़ पे रहना था, ये सारे के सारे एक पेड़ पे रहती थी, तो क्या हुआ, ये अपने खाने के लिए झगड़ने लगे, तो उससे हुआ क्या कि इन्होंने अपने अपने खाने को बांट लिया। कुछ उनके पत्ते खाने लगे, कुछ अब उनकी डालियाँ काटने लगी, कुछ उनके कांटे खाने लगे, कुछ उनके ज़मीन पर जो मोटे मोटे पत्थर होते हैं वो खाने लगे। तो उससे हुआ क्या कि किसी की चोंच इतनी बड़ी होगी, किसी की चोंच इतनी सी होगी, किसी की चोंच छोटी रहेगी और किसी की चोंच पतली सी रहेगी। वो डिपेंडिंग अपॉन कि वो क्या करते हैं, उसके बेस पे क्या हो रहा था, वो चेंज हो रहे थे धीरे धीरे, ठीक है। फिर उसके बेस पे अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चार्ल्स डार्विन अपने बीगल HMS बीगल शिप में गए, उन्होंने गैलापागोस आइलैंड पे लैंड किया, वहाँ उन्होंने देखा डार्विन फिंचेस को। उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे फिंचेस को डिस्कवर किया जिससे उनका नाम भी पड़ा डार्विन फिंचेस, और उन्होंने सिमिलैरिटी दिखाई अपने वेरिंग डिग्रीज में। उन्होंने क्या बताया कि हमारे जो हम अपने एंसेस्टर्स जैसे दिखते हैं, अब हमारी बॉडी पर थोड़े भी बाल आ जाए तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी क्या हो चुकी है, पुराने एंसेस्टर जैसी हो चुकी है, ठीक है। तो क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि आजकल की जो बायोडाइवर्सिटी है, जो हमारे स्पीसीज़ हैं वो एक दूसरे से भी बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, और हमारे स्पीसीज़ जो आज हैं वो पिछले जो जनरेशन हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा सिमिलर है। जिससे हुआ क्या, ओनली अमंग देमसेल्फ बट ऑल्सो स्पीसीज ऑफ मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। तो मोस्ट लाइफ फॉर्म्स डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, और कुछ लाइफ स्पीसीज ऐसी थी जो एक्सटिंक्ट हो चुकी थी और ज़्यादा नहीं होती थी अब। तो देयर हैड बीन एक्सटेंशन ऑफ वेरियस लाइफ फॉर्म्स, एक्सटिंक्ट होने लगे वेरियस लाइफ फॉर्म्स जो थे, अनइवन अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से क्या हुआ, वो एक्सटेंट होने लगे। दो स्पीसीज ऑफ ग्रेजुअल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स दैट हैव अडैप्टेड इन हार्श कंडीशंस, और जिन्हें हमने पढ़ा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब जो नेचर के अकॉर्डिंग अडैप्ट करेगा वही इस में जिएगा, जो अपने नेचर के लिए सर्वाइव करना चाहेगा और अपने आप को मैच्योर करेगा, अपने आप को इवॉल्व करेगा, वही इसमें जी पाएगा, वरना नेचर उसे सेलेक्ट नहीं करेगा। तो स्पीसीज हैव ग्रेजुअल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, दो स्पीसीज जिनके अंदर ग्रेजुअल एवोल्यूशन होता है लाइफ फॉर्म्स के लिए, वो अडेप्ट करती हैं हार्श कंडीशन में,
और हैव इन बिल्ट वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स, और उनके अंदर इन बिल्ट यानी कि अंदर ही अपने जेनेटिकली मॉडिफाइड एक कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं और वो सर्वाइव करते हैं नॉर्मल में भी और हार्श कंडीशन में भी, एंड वो दूसरी स्पीसीज़ को आउटब्रीड कर देती है, मतलब कि दूसरी स्पीसीज़ को वो ओवरकम कर लेती है, जिसकी वजह से वो कभी भी डेड नहीं, ऐसा नहीं कि कभी डेड नहीं होगी, पर उनकी जो स्पीसीज़ है वो चलती रहेगी। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स ने क्या किया, ह्यूमन बींग्स ने टाइम टू टाइम अपने आप को अडेप्ट किया, अपने आप को कभी पेड़ पे चलने लगे तो कभी वो ऐसे दो पैरों पे चलने लगे डालियाँ पकड़ पकड़ के, फिर उसके बाद वो ज़मीन पे आए, ज़मीन पे जैसे पेड़ पे फ्रूट्स ख़त्म हो गए वो ज़मीन पे चलना शुरू हुए, चार पैरों पे चलना शुरू हुए, फिर धीरे धीरे वो दो पैरों पे चलना शुरू हुए, फिर उन्होंने अपने लकड़ियाँ काट के उन्होंने अपने हथियार बनाने शुरू किए, स्टोन जिसे हम बोलते हैं, फिर उसके बाद उन्होंने अपने फायर से काम चलाना शुरू किया जिसे फायर एज बोलते हैं, फिर वो जो कुछ माइग्रेट करने लगे, मैं आपके ऊपर ऐसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो डालूंगा, ये लिंक दे दूंगा इसका, आप इसे देखना जरूर, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं ये सारी, ठीक है, और ये बिल्कुल सीक्वेंस में है। और क्या हुआ, माइग्रेट करने लगे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो अलग अलग जगह रहने लगे। अब कुछ जगह पे स्नो पड़ी और कुछ जगह पे बहुत गर्मी, तो जहाँ पे बहुत गर्मी थी उन्होंने वहाँ पे अपने आप को कैसे एनवायरनमेंट में लगाते डालते हैं वैसे करना शुरू कर दिया, और जो क्या करते थे सर्दी में रहते थे, कड़क की ठंडी में रहते थे, उन्होंने अपने आप को गर्म कपड़ों से प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। क्या करते थे, एनिमल्स की खाल निकालते थे और उससे क्या करते थे, अपने क्लॉथ्स बनाते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसे हम बोलते हैं आइस एज, आइस एज शुरू हो गई थी ना। तो इसमें हम डीप में जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप प्लीज़ उसे देखना ज़रूर, मज़ा आएगा। अनदर वर्ड्स फॉर दिस इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मैंने अभी आपको बताया अनदर जो वर्ड है इसका वो था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इंडिविजुअल और पॉपुलेशन। अब डार्विन जो थे उन्होंने रिप्रोडक्टिव फिटनेस के ऊपर बात की है, यहाँ पे फिजिकल फिटनेस तो ठीक है लेकिन रिप्रोडक्टिव फिटनेस पे बात की है। अगर ये जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्टिवली फिट रहेगा तो उससे क्या होगा कि वो बेसिकली अपने एनवायरनमेंट में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेनिस को क्या करेगा, जन्म दे पाएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा जनरेशन को क्या करेगा, प्रोड्यूस कर पाएगा देन अदर्स, जिसकी वजह से क्या होगा, देयरफॉर वो सर्वाइव ज़्यादा करेंगे और उसकी वजह से क्या होगा, नेचर उन्हें सेलेक्ट करेगा। इसे कहते हैं लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो मैंने आपको पहले ही बताया था अभी थोड़ी देर पहले शुरू में, कि जो लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है अभी हम बात करेंगे इस वीडियो में, कि जो नेचर में सर्वाइव कर पाएगा। जैसे जिराफ हैं, जिराफ पहले बहुत छोटे छोटे होते थे, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, पत्तियाँ खानी शुरू की और उसकी वजह से नीचे की सारी जब पत्तियाँ खत्म होगी तो उन्होंने अपने पेड़ पे जाने के लिए ऊंची ऊंची अपनी गर्दन को स्ट्रेच करना शुरू किया, और जब उन्होंने अपनी गर्दन को स्ट्रेच करना शुरू किया तो जेनेटिकली उनके अंदर ऐसी म्यूटेशंस आई कि उनकी गर्दन जो थी वो धीरे धीरे बड़ी होती गई और वो इतनी बड़ी होगी, और आज के टाइम में वो इतनी बड़ी है क्योंकि उनके अंदर म्यूटेशन हुई, एंड म्यूटेशन इज अ इनहेरिटेबल कैरेक्टर। ओके, ठीक है, ऐसा हुआ, और उसकी वजह से क्या हुआ कि वो सर्वाइव ज़्यादा करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड नेचर ऑफ लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड इम्प्लाइड इट एज मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, ये एक मैकेनिज्म है एवोल्यूशन का। अब अल्फ्रेड वेलिस थे, वो एक नेचुरल साइंटिस्ट थे, नेचुरल साइंटिस्ट जो नेचर से रिलेट करते हैं अपने आप को, नेचुरलिस्ट, जिन्होंने माले आर्किपेलागो, मैंने आपको क्या लिखा है यहाँ पे, ये कोई साइंटिफिक नेम नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जो मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, एक ऐसा जो सेम टू सेम कंक्लूजन, और उन्होंने भी एक सेम कंक्लूजन निकाला। जब वो ऐसी जगह पे काम कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया, ऑल लिविंग फॉर्म्स शो सिमिलैरिटीज एंड शेयर कॉमन एंसेस्टर्स, सारे के सारे कॉमन एंसेस्टर्स शेयर करते हैं। हाउएवर दीज एंसेस्टर्स वर प्रेजेंट इन हिस्ट्री ऑफ अर्थ, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ अर्थ, ऐसे एंसेस्टर्स हमारे हिस्ट्री ऑफ अर्थ में पहले से ही थे, जैसे कि इयोसीन इपोक हमारी पहले हमारी जनरेशन थी, हमारे मोंकीज़ की जन्म, हमारे जब मोंकीज़ की फर्स्ट जनरेशन थी। पीरियड सेंचुरीज, और एराज मीन्स एरा बोलते हैं ना, वो स्टोन एज एरा या फिर वो डिफरेंट टाइप ऑफ सिविलाइजेशन एरा, तो ऐसे एराज, तो ये हिस्ट्री ऑफ अर्थ में पहले से ही थे। इपोक्स हमारे एनिमल्स का नाम था, पीरियड्स मतलब सेंचुरीज, और एराज मीन मतलब मिलियन, वो जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेंचुरीज होता है। जो द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ कोरिलेट्स विद बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है मतलब जैसे जैसे जगह होएगी वैसे वैसे बोलते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, बस वैसे ही जैसे जैसे जगहों पे लोग रहने लगे वहाँ की तरफ उन्होंने अडेप्ट करना शुरू किया, वैसी लैंग्वेजेस अडेप्ट करनी शुरू की, और वैसे वैसे आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने और इन्वेंट या फिर डिस्कवर करनी शुरू की। एविडेंसेस क्या थे, एविडेंसेस बहुत सिंपल है। अच्छा, एविडेंसेस थे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। पैलेंटोलॉजिकल मतलब पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटमी एंड मॉर्फोलॉजी, एनाटमी और मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड हमारे जो कंपैरेटिव थे वो एविडेंसेस थे कि हमारी बॉडी कैसी दिखती है, फॉसिल्स के थ्रू भी ऐसे ही पता चलता था। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस मतलब कि एम्ब्रियोलॉजी के थ्रू हमारे जो एविडेंसेस सामने आते थे कि हमारे एम्ब्रियो कैसे दिखता है, बस उसके बेस पे हमने क्लासीफाई करना शुरू किया। और नेचुरल सिलेक्शन, हमारे किस स्पीसीज़ ने हमें कैसे नेचुरली सिलेक्ट किया, उसके बेस पे
हमें नेचुरली क्लासीफाई किया कि कौन सी स्पीसीज एक्सटिंक्ट है और कौन सी स्पीसीज एंडेंजर्ड है, कौन सी नॉर्मल है। प्लेंटोलॉजिकल एविडेंसेस क्या कहते हैं? प्लेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स को स्टडी करने की, फॉसिल्स की स्टडी होती है उसे प्लेंटोलॉजी कहते हैं। और वो फॉसिल्स क्या होते हैं? ये एक डेड एंड डिकेइंग रिमेन्स होते हैं। डेड एंड डिकेइंग रिमेन्स मतलब आपको जला दिया, आपकी जो हड्डियाँ हैं उन हड्डियों से क्या बनता, वो ज़मीन में दफन होगी हड्डियाँ, और वो बाद में आर्कियोलॉजी ने निकाली तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये देखा कि आपकी जो हड्डियाँ थी वो कैसी दिखती थी, और उसके बेस पे उन्होंने क्या किया, उस पर रिसर्च की। तो फॉसिल्स ज़्यादा रिमेन डेड हार्ड पार्ट ऑफ लिविंग फॉर्म्स फाउंड इन रॉक्स। पत्थरों के नीचे जो आपके डेड फॉसिल्स मिलते थे, जो आपके डेड आपका जो स्केलेटन मिलता था, उसे ही प्लेंटोलॉजिकल एविडेंसेस बोलते हैं, जिसके बेस पे आर्कियोलॉजिकल साइट पे हमें आज भी काफ़ी ज़्यादा जनरेशन्स के उसे एंसेस्टर्स के हमें बहुत सारे फॉसिल्स मिलते हैं। डिफरेंट एज रॉक सेडिमेंट्स कंटेनिंग फॉसिल्स और डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स प्रोबेबली डाइड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर सेडिमेंट्स। ठीक है, तो क्या होता था, जो डिफरेंट एज रॉक सेडिमेंट्स होते थे कंटेनिंग फॉसिल्स और डिफरेंट लाइफ फॉर्म प्रोबेबली डाइड। जो फॉसिल्स होते थे, जो हमारे पहले एंसेस्टर्स के जो फॉसिल्स होते थे, वो क्या हुआ, वो पहले तो ज़मीन पे रहते थे, लेकिन जैसे जैसे ज़मीन ने अपने आप को अडेप्ट करना शुरू किया, सोयल चेंज होते गए, सीजन्स निकलते गए, तो क्या हुआ, धीरे धीरे जो लाइफ फॉर्म्स थी, जो फॉसिल्स थी, वो ज़मीन में दफन होते चली गई और डेड होने शुरू होगी, जिसकी वजह से क्या हुआ, आज भी वो सेडिमेंट्स यानी कि ज़मीन के नीचे दफन रहती हैं। स्टडी ऑफ फॉसिल्स इन डिफरेंट सेडिमेंट लेयर इंडिकेट्स इट्स जियोलॉजिकल पीरियड। जितनी आप गहराई में आपको फॉसिल मिलेगा, आपको पता चल जाएगा कि उतना ही पुराना ये है। मतलब फॉर एग्जांपल आपको डायनासोर की हड्डियाँ मिलती है, कुछ 4 इंच नीचे हैं, कुछ 6 इंच नीचे हैं। इंच इन द सेंस मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता इंच कितना होता है, बस मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कुछ हड्डियाँ 4-5 मीटर नीचे है, कुछ हड्डियाँ 10 मीटर नीचे है, कुछ 100 मीटर नीचे है। तो क्या पता चलेगा आपको, जो 100 मीटर नीचे है सबसे पुरानी होएगी, जो 4 मीटर नीचे है वो सबसे नई होगी, 5 मीटर पे है वो थोड़ी बहुत नई होगी, थोड़ी बहुत मतलब कंपैरिजन टू 100 थोड़ी बहुत नई होगी। तो मोर डीपर द फॉसिल इज द ओल्डर इट विल बी। जितना डीप होएगा फॉसिल उतना ज़्यादा ओल्ड होएगा। ठीक है, 100 साल पुराना सबसे नीचे होगा और 200 साल पुराना उससे नीचे होएगा। डिपेंड करता है ना कितने साल निकल गए और वो कितना ज़मीन के नीचे चला गया। जल्दी जल्दी करते हैं फटाफट से, 8 हो गए पेजेस, ज़्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हमने सारा का सारा अपनी हिस्ट्री को जानना है, अपने एवोल्यूशन को। आपको कोई हिस्ट्री बोरिंग है? देखो कुछ भी बोरिंग नहीं है हिस्ट्री। ठीक है, मुझे पता है वो भी रेवोल्यूशंस के बेस पे मुश्किल लगती थी, लेकिन ईजी होती थी। अभी मैं आप साइंस की बात करूँगा तो आप साइंस के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हिस्ट्री के मत पूछना। बात तो सही है। देयर इज जियोलॉजिकल सक्सेशन ऑफ फॉसिल्स फ्रॉम अर्लीस्ट टू रिसेंट रॉक्स। ठीक है, क्या होता था, जो फॉसिल्स मिलने शुरू हुए वो इस सीक्वेंस में मिलने लगे। पहले वर्टिब्रेट्स के सीक्वेंस मिलने लगे, वर्टिब्रेट्स के फॉसिल्स मिलने लगे, फिर एम्फीबियंस के फॉसिल्स मिलने लगे, क्योंकि वो एम्फीबियंस पानी में भी आते थे, तो कुछ पानी में मिलने लगे, कुछ रेप्टाइल्स के मिलने लगे, फिर उसके बाद बर्ड्स के मिलने लगे, क्योंकि बर्ड्स हवा में रहती थी, तो उनके ऐसा नहीं है कि वो हवा में रहते थे बोन्स, वो ज़मीन पे गिरती थी, लेकिन उनका कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं होती थी, क्योंकि बोन्स जो थी उनकी पतली थी और उनके विंग्स होते थे ज़्यादातर। तो बर्ड्स के भी थोड़ा देर में मिलने लगे और मैमल्स के भी मिलने लगे। जियोलॉजिकल पीरियड और टाइम इज अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑन हिस्ट्री बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो जियोलॉजिकल पीरियड है या फिर जो टाइम है वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, जिसे हम बोलते हैं एराज। पहले आता है एराज, फिर आता है पीरियड्स, फिर आता है एपोक। ये ऐसे सीक्वेंस में है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। पहले एरा आता है, फिर उसके पीरियड हम बोलते हैं ना, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। एरा मीन्स एक पूरी क्या कहते हैं, सेंचुरी से बना हुआ एरा, सेंचुरी का कॉम्बिनेशन। ठीक है, दौर आएगा, दौर। ठीक है, पीरियड्स मतलब कुछ सेंचुरीज, कुछ साल, कुछ डिकेड्स। ठीक है, कुछ 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल। ठीक है, इपोक्स हम मैंने एनिमल्स के बारे में पढ़ा है इपोक्स तो, लेकिन ज़्यादातर ये केसेस में हमारे पास एनिमल्स ही है, ऑर्गेनिज्म, ईओसिन इपोक्स। जो कुछ ये तो इपोक्स होते हैं, तो मैंने तो ऑर्गेनिज्म पढ़ा है कि ये ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, ईओसिन इपोक इज़ द फर्स्ट जनरेशन ऑफ मंकीज, जो हमारी फर्स्ट जनरेशन थी। मास एक्सटिंक्शन क्या बोलते हैं, मैं आपको क्या बोल रहा है, सब कुछ वर्ड में होता है। मास एक्सटिंक्शन, मास मतलब एक भीड़, एक पूरा क्राउड, और एक्सटिंक्शन मतलब एक्सटिंक्ट हो जाना, मतलब कि एक ऐसी लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट और एनिमल का एक्सटिंक्ट हो जाना छोटे टाइम में। जैसे क्या हुआ था, एस्ट्रॉयड आया था और एस्ट्रॉयड ने डायनासोर्स को क्या किया, जैसे ही वो स्ट्राइक किया उसकी जो रेडिएशन थी उन्होंने डायनासोर को किल कर दिया, जितनी भी हीट थी उसने डायनासोर को किल कर दिया। और उस किल होने की वजह से मैं उसकी भी वीडियो डालूंगा, तो प्लीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि सारी वीडियोज़ देख लेना, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ ना सारा का सारा उसमें डीप में है। आपको एक बार वीडियो के फॉर्म में आएगा ना, तो आपकी वीडियो जो है माइंड में स्टोर रहेगी। ठीक है, लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट एंड एनिमल ओवर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, इट माइट बी ड्यू टू द क्रैश ऑफ मीटियोर कॉमेट विद अर्थ। मैंने आपको बताया ना
कि वो क्या होती थी कि ऐसी कोई कैलेमिटी आ जाती थी कि एकदम से इतना ह्यूज मास कैसे वो हो जाएगा, या तो कोई एस्ट्रॉइड टकरा जाएगा, या तो कोई मीटियोर आ जाएगा, या फिर कॉमेट। अब ये कहोगे कि इनसे में क्या फ़र्क है? एस्ट्रॉइड मतलब कि पत्थर का एक बहुत बड़ा क्लस्टर, और मीटियोर मीन्स जो मोशन। अब आप कहोगे कि एस्ट्रॉइड तो मोशन में होता है, मीटियोर होता है छोटे छोटे पत्थरों का बहुत बड़ा झुंड नहीं इन द सेंस, सॉरी, ग्रुप। पत्थर, एक बहुत बड़ा पत्थर होगा तो उसे बोलेंगे एस्ट्रॉइड, छोटे छोटे पत्थर का बहुत सारा ग्रुप होएगा तो उसे बोलेंगे मीटियोर्स, और जो स्ट्राइक करती है बहुत तेज़ी से उसे बोलते हैं मीटियोर शावर, जो बहुत ज़्यादा होता है। और कॉमेट होता है उल्का पिंड होता है, मतलब एक तरह से आप उसे एस्ट्रॉइड ही मान सकते हो। कॉमेट इज ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ एस्ट्रॉइड, बट मीटियोर में ये डिफरेंस है कि मीटियोर छोटे छोटे पत्थरों का बहुत बड़ा ग्रुप होता है, ठीक है, बड़ा नहीं होता, ये पत्थरों का बहुत सारा झुंड होता है, बहुत सारा ग्रुप होता है। ड्रिफ्टिंग भी हो सकती है, कैलेमिटी आ गई, कोई कैलेमिटी, लैंड अर्थक्वेक आ गया, नीचे से पूरी की पूरी ज़मीन खिसक गई, या फिर लैंड जिसे बोलते हैं ना हम, कैलेमिटीज बोलते हैं जिसे हम, वो साइक्लोन आ गया, या फिर लैंड उसे बोलते हैं ना, जैसे कि लैंड फट जाते हैं जिसे, तो लैंड ब्रेक हो गया, या फिर जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उनकी मूवमेंट की वजह से ड्रिफ्टिंग होनी शुरू होगी। कोएलेसिंग मतलब कोलिजन होने शुरू हो गए, एक दूसरे के ऊपर चढ़नी शुरू होगी, या फिर अनइवन मूवमेंट ऑफ द अर्थ शुरू होगी, एंड ब्रेकिंग अ पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, और कॉन्टिनेंट ब्रेक हो गए तो उसे क्या बोलते हैं हम? कैलेमिटीज बोलते हैं। और इनकी वजह से क्या होता है? एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सटिंक्शन हो जाता है, ठीक है। एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सॉरी मॉर्फोलॉजी। तो ऐसे कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी जो हम कंपेयर करते हैं आज के टाइम से, और हमारे आपस में भी कंपेयर करते हैं, और हमारी पिछली जनरेशन से भी कंपेयर करते हैं। जैसे कि होमोलॉजी इज स्टडी ऑफ साइंस और स्टडी ऑफ एवोल्यूशन विच बेसिकली डील्स विद द ऑर्गेनिज्म हैविंग सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। क्या होता है इसमें? होमो वर्ड मीन्स सेम, मतलब क्या बोलेंगे हम इसमें? एक लाइन याद रखो, कोई पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक लाइन याद रखो, सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल वेल्स, बैट्स, चीता और ह्यूमन, ऑल आर मैमल्स शेयर सिमिलैरिटीज इन द पैटर्न ऑफ बोन्स और फोरलिम्स, ठीक है। अब जैसे हम देखते हैं मैन, ये देखो, हम ये देखें नहीं। ये देखो, ये देखो, मैन, चीता, वेल, बैट, चारों के चारों मैमल्स हैं। मैन की हड्डी भी ऐसी ही है, चीता की हड्डी भी ऐसी है, वेल की हड्डी भी कुछ ऐसी ही है, और बैट की भी कुछ ऐसी ही है। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि हमारी जो होमोलॉजी है वो इसी से डील करती है कि स्ट्रक्चर सबका सेम होगा बट फंक्शन डिफरेंट होगा। मैन इसे पकड़ने में यूज़ करता है, चीता दौड़ने में यूज़ करता है और मारने में यूज़ करता है, वेल इसको तैरने में यूज़ करती है, और बैट इसको उड़ने में यूज़ करता है। वैसे अगर हम बात करें उनके सिमिलर स्ट्रक्चर हो सकती हैं। ऑल ऑफ देम हैव ह्यूमरस, रेडियस, अन्ना, कार्पस। ये हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, मैं बताता हूँ। ये देखो, ये हमारी आर्म है, तो ये हमारी क्या होती है? जो अंगूठे के साइड पे है, ये नीचे वाली अंगूठे के साइड पे होती है ना, उसे रेडियस बोलेंगे। जो फिंगर्स के साइड पे होगी इसे अल्ना बोलेंगे। जो ये वाली होती है इसे ह्यूमरस बोलते हैं, ठीक है। रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस होगी। कार्पल्स, ये जो हमारी रिस्ट होती है ना, हमारी कलाई होती है, इसे बोलते हैं कार्पल्स। ये जो पाम होती है इसे हम बोलते हैं मेटाकार्पल्स। और ये जो होती है ना हमारी उंगलियां, इसे बोलते हैं फेलेंजिस, जो कि पैरों की भी फ्लैंजिस होती है और इसकी भी फ्लैंजिस होती है। In these animals, the same structure developed along different directions due to adaptation to different needs. डिपेंड करता है, आप इसे खाने में यूज़ करते हो, आप इसे दौड़ने में यूज़ करते हो, आप इनका उड़ने में यूज़ करते हो, उसके बेस पे ये अपने आप को अडेप्ट करते हैं। और उसके बेस पे क्या होता है कि वो अपने आप को एक अलग अलग डायरेक्शन में क्या करते हैं? डाइवर्ज कर लेते हैं, और इसे क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या बोल गया। एक ही आपको 4 चम्मच दे दिए, 4 चम्मच दे दिए, आप उसका ढोल बजाने में यूज़ कर रहे हो, आप इसको खाने में यूज़ कर रहे हो, आप उसको वैसे खेलने में यूज़ कर रहे हो। डिपेंडिंग अपॉन, चीज़ तो सेम है ना, लेकिन आप उसे अलग अलग वे में यूज़ कर रहे हो। बस कुछ वैसा ही है कि बेंच है, आप उस बेंच को पढ़ने में यूज़ कर रहे हो, आप उसे बजाने में यूज़ कर रहे हो, आप उस पर बैठने भी यूज़ कर रहे हो, आप उस पर खड़ रहे हो, आप वो डिपेंड करता है। तो वैसे ही वो डिपेंडिंग अपॉन द नीड कि आप उसे कैसे यूज़ करोगे, वो आपको डाइवर्ज कर देगी, आपको अलग अलग जनरेशन में अलग अलग फील कराएगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इसको खाने में यूज़ करोगे, आपको खाने में यूज़ करते हैं, तो किसी चीज़ को पकड़ने में, किसी चीज़ को होल्ड करने में, या फिर दौड़ने में, मूवमेंट्स में, तो या फिर मैं आप जेस्चर्स दे रहा हूँ, इन जेस्चर्स में तो ब्रेन आपका ऐसे ही अडेप्ट होता है। और उस अडेप्टेशन की वजह से आपकी जो बॉडी है वो अपने आप को उसी वे में अडेप्ट करेगी, उसी वे में अपने आप को अडेप्ट करती है। अब आप इसे उड़ नहीं सकते क्योंकि आपकी बॉडी अडेप्ट कर चुकी है। अब आप क्या हो गए? आप अब मैमल बन गए हो,
ऑफकोर्स मैमल ही हैं हम सब, लेकिन हम अब इसे उड़ने में यूज़ करेंगे, हम इसे पकड़ने में यूज़ करेंगे। जो बर्ड्स हैं वो इसे पकड़ नहीं सकते, वो उड़ सकती है। जो चीता है वो इससे दो पैरों पे खड़ नहीं सकता, वो दौड़ सकता है। वो वेल है वो पैरों पे खड़ नहीं सकती, वो तैर सकती है। तो डिपेंडिंग अपॉन हाउ दे हैव इवॉल्व्ड देमसेल्फ वो अपने आप में डाइवर्ज हो गए। देखो अगर हमारा फंक्शन सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, मतलब कि किसी आप वो भी डिस्कस करेंगे कि देखो एक है बैट, ठीक है, मतलब ये देखो एनालॉजी, एक है इंसेक्ट विंग, एक है बर्ड विंग, एक है मतलब तितली और एक है बर्ड। इन दोनों के पास पंख है, दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन फंक्शन तो एक ही है ना, दोनों का उड़ना। तो बस वो कन्वर्ट हो जाता है कि दोनों उड़ने में ही आते हैं। लेकिन आप तैर रहे हो, उड़ रहे हो, दौड़ रहे हो, पकड़ रहे हो, तो ये डाइवर्ज हो रहा है, ये डाइवर्ज हो रहा है कि पकड़ रहे हो, उड़ रहे हो। आपका फंक्शन एक नहीं है, आपका स्ट्रक्चर एक है। तो स्ट्रक्चर एक है पर फंक्शन आपको अलग कर देता है। इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट इनका फंक्शन भी सेम कर देता है एनालॉजी में, ठीक है। होमोलॉजी में स्ट्रक्चर सेम होगा लेकिन फंक्शन डिफरेंट होगा, ठीक है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ क्योंकि वर्ड्स में बहुत कंफ्यूजन होती है। होमोलॉजी को एनालॉजी समझ लेते हैं, एनालॉजी को होमोलॉजी समझ लेते हैं। होमोलॉजी को ही अलग वे में डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं और एडाप्टिव रेडिएशंस कहते हैं, एंड दी स्ट्रक्चर आर होमोलोगस। होमोलॉजी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री, मतलब जिनके एक ही एंसेस्टर हो। हमारे मैमल्स के एक ही एंसेस्टर है बट हमने काम अलग अलग किया। हमारे पास 10 रुपये हैं, 4 लड़के हैं 10 रुपये हैं, या फिर 2 लड़के हैं 2 लड़कियाँ हैं और उसमें 10-10 रुपये हर एक के पास है। उन्होंने क्या किया, किसी ने 10 रुपये को सेव किया, किसी ने 10 रुपये को एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड से इन्वेस्ट कर दिया, किसी ने सेव किया, किसी ने इन्वेस्ट किया, किसी ने उसे सेल कर दिया। सेल मतलब किसी को 10 रुपये दिए और उसे 20 रुपये कमाया, ठीक है। ऐसा हो गया ना कि उसको 10 रुपये का दे के 20 रुपये का फ़ायदा करा दिया और एक ने 10 रुपये खर्च कर दिए। तो अलग अलग काम से अलग अलग नतीजे आते हैं। वैसे ही अगर हम बात करें तो हार्ट एंड डिफरेंट वर्टिब्रेट्स आर सिमिलर नॉट ओनली इन देयर पोजीशन ऑन द एंटीरियर साइड ऑफ द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी। जनरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म बाय द चैम्बर्स, उनके हार्ट डिफरेंट होंगे, उनके चैम्बर्स उनके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि वो बर्ड्स में 4 चैम्बर होता है, मैमल्स में 4 चैम्बर हार्ट होता है, जो फिश होती हैं उनमें 2 चैम्बर हार्ट होता है, एम्फीबियंस में 3 चैम्बर होता है और रेप्टाइल्स में भी 3 चैम्बर होता है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर होता है, ठीक है। इट्स 2 चैम्बर्ड वीनस एंड ब्रांच्ड विद सिंगल सर्कुलेशन इन फिशेज, 3 चैम्बर्ड एंड आर्ट्रियोवेनस। आर्ट्रियोवेनस मीन्स आर्टरीज और वेन्स के थ्रू पुश करती है मिक्स्ड ब्लड को इन एम्फीबियंस। स्ट्रक्चरली पार्टीशन ventricles in the birds and mammals. This confirmed that the heart of vertebrates have changed in the course of evolution of mammals from fishes, ठीक है। अलग अलग काम के थ्रू, अलग अलग एनर्जी के थ्रू अलग अलग सर्कुलेशन भी वैरी करेगी। एनालॉजी क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, ये देखो ना, तितली के पंख अलग हैं, बर्ड्स के पंख अलग हैं, लेकिन इनका फंक्शन सेम है, उड़ रहे हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन या फिर अडेप्टिव कन्वर्जेंस। अडेप्टिव कन्वर्जेंस बोलते हैं। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स आर लुक अलाइक but they are not anatomically similar structure, though they perform similar function, hence they are analogous structure. Other example of analogy are the eyes of octopus and eyes of mammal. हमारी आइज भी सेम है, ऑक्टोपस की आइज भी सेम है, बट ठीक है, बट वो देखने में अलग है ना। पानी के अंदर वो देख सकता है, हम पानी के अंदर नहीं देख सकते। द फ्लिपर ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स, जो पेंगुइन के फ्लिपर्स हैं वो उसे चलने में यूज़ करते हैं, लेकिन जो डॉल्फिन होते हैं वो उसे तैरने में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उनका स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन डिफरेंट है। दोनों तैरने में यूज़ करते हैं, दोनों देखने में यूज़ करते हैं। और थोड़ा गलती हो जाती है, आई एम रियली सॉरी। स्वीट पोटैटो जिसकी रूट मॉडिफिकेशन होती हैं एंड पोटैटो जिसकी स्टेम मॉडिफिकेशन होती है। तो एक तरह से स्वीट पोटैटो जिसे रूट से बनता है और एक है पोटैटो जो स्टेम से बनता है। इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ एनालॉजी, ठीक है। बस वैसे ही अगर हम बात करें, बस आज इसे यहीं तक करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसके बाकी का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सिमिलैरिटीज इन प्रोटीन एंड जीन परफॉर्मिंग अ गिवन फंक्शन among diverse organisms gives clue to a common ancestry. These biochemical similarities point to the same shared ancestry as structural similarities among diverse organisms. The living organisms जो होते हैं have the characteristics of 2 different taxonomic categories called connecting links, जिसको हम Pteroptera से Protoptera से भी कर सकते हैं, जैसे lungfish कहते हैं। is a connecting link between bony fish and amphibians. जो एम्फीबियंस और बोनी फिश के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। एम्फीबियंस के पास लंग हो सकती है, बोनी फिश की फिश है। वैसे ही लंग फिश में क्या होती है, लंग्स भी होती हैं और फिश भी होती है, ये एक एक्सेप्शन है। स्फेनोडोन ये एक ऐसे प्रिमिटिव रेप्टाइल है विद एम्फीबियन कैरेक्टर्स। स्फेनोडोन एक ऐसा रेप्टाइल है विद एम्फीबियन कैरेक्टर्स, वो पानी में भी तैर सकता है। द ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट इन रिड्यूस्ड फॉर्म एंड डू नॉट परफॉर्म एनी
function in the body but correspond to the fully developed functional organs of the related animals are called vestigial organs. ठीक है, हमारी बॉडी में vestigial organs क्या होते हैं? जैसे कि हमारे अपेंडिक्स है जो हमारी बॉडी में क्या है, डेवलप तो हो चुके हैं बट कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करता. जैसे कि हमारी थर्ड आई जिसे हम पीनियल ग्लैंड भी बोलते हैं, पीनियल ग्लैंड, और हमारा अपेंडिक्स जो कि हमारा पहले उनका वो हर्बीवोर्स में होता था, हमारे एंसेस्टर्स में जो कच्चा खाना खाते थे, जैसे कि हम बोलते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन इन ह्यूमंस. ठीक है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन मतलब जो एक मेम्ब्रेन होती है हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर, निक्टिएटिंग जो थर्ड आई के फॉर्म में भी यूज़ होती है, जिसे आज वेस्टिजियल ऑर्गन बना चुके हैं हम, क्योंकि अब उसकी ज़रूरत नहीं है, हम अडेप्ट कर चुके हैं, हमें थर्ड आई की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम अपने नेक को अब रिवॉल्व कर सकते हैं, तो घुमा सकते हैं. अपेंडिक्स कोई काम नहीं क्योंकि हम अपने खाना बनाते हैं खुद, हमें पकाते हैं फिर खाते हैं, तो उससे क्या है सेलुलोज भी उसमें से निकल जाता है, जिसकी वजह से हमें अब कच्चा खाना नहीं खाना पड़ता, पका हुआ खाना खाना पड़ता है. तो इसलिए हम क्या करते हैं, अपने इन ऑर्गन्स को यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से वेस्टिजियल ऑर्गन बन जाते हैं वो. एटाविज्म इज रीअपेयरेंस एंड रीफंक्शनिंग ऑफ सम एंसेस्ट्रल ऑर्गन्स व्हिच हैव आइदर कंप्लीटली डिसअपीयर्ड और आर प्रेजेंट एज वेस्टिजियल ऑर्गन्स. ठीक है, एटाविज्म क्या होता है, एक ऐसा बॉडी पार्ट, एक ऐसा रीअपियरेंस या रीफंक्शनिंग ऑफ सम एंसेस्ट्रल ऑर्गन्स, ऐसी रीफंक्शनिंग हो जाती है कि विच हैव आइदर कंप्लीटली डिसअपीयर्ड. ऐसे फंक्शंस का सिंपल बताऊँ आपको, हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंस भी होना उसका, लेकिन वेस्टिजियल ऑर्गन में क्या था कि वो क्या थे, वो थे हमारी बॉडी में लेकिन वो काम नहीं करते. लेकिन एटाविज्म क्या होते हैं, वो हमारी बॉडी में भी होते हैं और काम भी करते हैं. जैसे कि आपने देखा कुछ बच्चों में पीछे पूंछ होती है, उनके पीछे पूंछ निकल आती है. वो कैसे, कुछ लोग समझते हैं कि वो कोई चमत्कार हो गया, वो चमत्कार नहीं है, वो जेनेटिकली है, क्योंकि बेसिकली एटाविज्म कहते हैं उसे, जिसमें एग्जाम्पल आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ पावर ऑफ मूविंग पिन्ना इन सम पर्सन. ठीक है, वो क्या करते हैं, हमारे मोंकीज से, जब मोंकीज वो अपने कान हिलाते हैं, बस वैसे ही कुछ लोग आज हैं जो अपनी मर्जी से ऐसे हिला देते हैं, कान को हिलाते रहते हैं, हाथ से नहीं, उनका ऐसे ही था कि वो अपने कान ऐसे हिला सकते हैं बिना टच किए, बस ऐसा है एटाविज्म. और आपको पता है एक रेप्टाइल और बर्ड्स का भी कॉम्बिनेशन जिसे हम आर्कियोपटेरिक्स बोलते हैं, और वो आर्कियोपटेरिक्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर बर्ड्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स है और रेप्टाइल्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप आज तक के लिए इतना ही करते हैं. अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना, और हम मिलते हैं इसकी नई वीडियो में. तब तक के लिए शेयर, कमेंट, लाइक में से बार बार इसलिए बोलते हो क्योंकि अगर जब आप लाइक करते हो ना और शेयर करते हो और इससे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ डालते हो तो हमें पता चलता है कि हमारी फैमिली बड़ी हो चुकी है, और हमारी फैमिली बड़ी होती है जिसकी वजह से हमें और मोटिवेशन आती है कि अब हम और एक अच्छी वीडियोज़ बनाएं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम अच्छे व्यूअर्स अचीव करें. और अच्छे नहीं, जितने भी व्यूअर्स हैं सब अच्छे हैं, तो सबको अच्छे से अचीव करें. और आपको अगर कोई नया टॉपिक चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना, आई विल श्योरली सी द कमेंट. और अगर आप ये देख रहे हो तो प्लीज़ आगे इसे अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, आप कोई भी सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स है उस पर भी डालिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि यहाँ पे अच्छा कंटेंट मिलता है. ऑफकोर्स हर जगह अच्छा कंटेंट ही है, लेकिन डिपेंड करता है कि वे ऑफ प्रेजेंटेशन कैसी है. ओके, तो आपको अच्छा लगा, ऑफकोर्स अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना एंड लाइक कर देना. तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी की नए नेक्स्ट सीरीज़ में मिलेंगे, एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बाकी के टॉपिक कवर करेंगे. तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग. इतनी खुशी मुझे आज तक। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है.